चले जी आगे बढ़ते हैं। तो अपने वर्कशॉप के एजेंडा में जो सैलरी के बाद अगला हेड हमने कवर करना है, दिस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्विकली रिवाइज करेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और उसके बाद फिर उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे। सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लार्जली तो हमारी रेंटल इनकम, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग से आने वाली रेंटल इनकम चार्जेबल टैक्स होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक आधी यूनिक चीज भी है। तो सबसे पहले लॉ मेकर कहता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आपका रेंट का अमाउंट चार्जेबल टैक्स होता है। आपका रेंट का अमाउंट चार्जेबल टैक्स होता है। रेंट को लॉ मेकर ने डिफाइन किया और रेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर एक लैंड एंड बिल्डिंग का ओनर अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करता है, तो ओनर की कैपेसिटी में जो भी रेंटल इनकम आएगी लैंड और बिल्डिंग से, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम होगी। फिर दो एडिशनल चीजें हैं। नंबर वन है फोरफिटेड डिपॉजिट। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग किसी को सेल करने के लिए एग्रीमेंट करते हो, और उससे कोई एडवांस, कोई टोकन मनी, कोई बयाना रिसीव करते हो, और आगे जाकर सामने वाला अपने एग्रीमेंट से बैक कर जाता है, आगे जाकर बायर जो है वो एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं करता, डिफॉल्ट कर जाता है, तो फिर आप उसका जो टोकन मनी, बयाने का अमाउंट है, उसे फोरफीट कर लोगे। तो अगर एक लैंड और बिल्डिंग के परचेज सेल के केस में, आपने जो भी बयानी का अमाउंट, जो भी डिपॉजिट किया, फोरफीट किया, ये फोरफीटेड डिपॉजिट आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रेंट कंसीडर किया जाएगा। ये बड़ा कॉमन है प्रैक्टिकली कि जब भी लैंड और बिल्डिंग की सेल होती है तो पहले बायर जो है ना 5% या 10% का एडवांस या टोकन मनी या बयाना देता है, और सब्सिक्वेंटली बाकी बाद में जाके वो पूरे पैसे दे देता है। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली बायर पूरे पैसे ना दे और डील कैंसिल हो जाए, तो जो सेलर है वो टोकन मनी, एडवांस का पैसा जब्त कर लेता है, फोरफीट कर लेता है। तो इस फोरफीटेड डिपॉजिट को भी हम रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाएंगे। तीसरा अमाउंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूनिक है, जिसको कहा जाता है ट्रीटेड रेंट अंडर सेक्शन 16 या नॉन एडजस्टेबल अमाउंट रिसीव्ड इन रिलेशन टू बिल्डिंग। इसको ध्यान से समझिएगा। देखें, प्रैक्टिकली लैंड और बिल्डिंग को जब रेंट पे दिया जाता है, तो एक तो मंथली रेंट होता है, एक तो पीरियोडिक रेंट होता है जो कि हर महीने दिया जा रहा होता है। अब पीरियोडिक रेंट के अलावा, मंथली रेंट के अलावा, जनरली रेंट एग्रीमेंट के स्टार्ट पे एक लमसम अमाउंट भी दिया जाता है। यानी कि किराएदार मालिक मकान को डे वन पे एक लमसम अमाउंट भी दे रहा होता है, जिसे प्रैक्टिकली हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से सुनते हैं, लेकिन और भी नाम हो सकते हैं। इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहा जाता है, इसको पगड़ी भी कहा जाता है, इसको गुडविल अमाउंट भी कहा जाता है, इसको साइनिंग अमाउंट भी कहा जाता है। तो यहां पर हम टैक्सेशन कवर करेंगे कि अगर रेंट एग्रीमेंट के स्टार्ट पे टेनेंट, किराएदार, अगर लैंडलॉर्ड को, मालिक मकान को कोई डे वन पे लमसम अमाउंट पे करे, तो इसकी टैक्सेशन किस तरह से होगी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अंडरलाइंग प्रॉपर्टी जो रेंट पे दी जा रही है, क्या वो बिल्डिंग है या वो लैंड है। अगर तो अंडरलाइंग प्रॉपर्टी लैंड है, तो फिर जो डे वन पे अमाउंट दिया जा रहा है, हो सकता है कि वो अमाउंट एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट हो सकता है कि वो अमाउंट नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट हो। सर, क्या मतलब कि एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट या नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट? एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट का मतलब है कि रेंट का ही अमाउंट एडवांस में दिया जा रहा है, कि 1 साल, 2 साल या 3 साल का किराया एडवांस में दे दिया। अगर तो रेंट का ही अमाउंट एडवांस में दिया जा रहा है, यानी कि अमाउंट एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट है, इसकी आपने कोई सेपरेट टैक्सेशन नहीं करनी, क्योंकि रेंटल इनकम हमारी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होती है। अगर कोई एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट, एडवांस रेंट का अमाउंट दिया जा रहा है, इसकी कोई अलग से टैक्सेशन नहीं होगी, क्योंकि रेंटल इनकम में हम पढ़ेंगे कि रेंटल इनकम हमारी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होती है। और अगर अंडरलाइंग प्रॉपर्टी लैंड है और इसके अगेंस्ट कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट दिया जा रहा है, अब ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट चाहे रिफंडेबल हो चाहे नॉन रिफंडेबल हो, इस केस में टैक्सेशन नहीं होगी, कोई टैक्सेशन अराइज नहीं हो रही होगी। तो ट्रीटेड रेंट के केस में, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट के केस में ये देख लिया करो कि अंडरलाइंग प्रॉपर्टी क्या है। अगर अंडरलाइंग प्रॉपर्टी लैंड है, तो लैंड के केस में नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, चाहे वो रिफंडेबल हो चाहे वो नॉन रिफंडेबल हो, कोई टैक्सेशन अराइज नहीं होगी। फिर अगर अंडरलाइंग प्रॉपर्टी बिल्डिंग है, अगेन आपने देखना है कि क्या जो अमाउंट दिया गया
वो नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट है या एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट है? अगर अमाउंट दिया गया और वो एडजस्टेबल अगेंस्ट फ्यूचर रेंट है यानी कि एडवांस रेंट है, अगेन कोई सेपरेट टैक्सेशन नहीं होगी क्योंकि हम रेंट को वैसे ही एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करवाते हैं। लेकिन अगर अमाउंट बिल्डिंग के अगेंस्ट नॉन एडजस्टेबल दिया गया, अब नॉन एडजस्टेबल की जब मैं बात करता हूं तो हो सकता है वो अमाउंट रिफंडेबल हो सकता है वो अमाउंट नॉन रिफंडेबल हो। प्रैक्टिकली ना जब रिफंडेबल अमाउंट होता है ना तो इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाता है, और प्रैक्टिकली जब अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है तो इसको पगड़ी भी कहा जाता है, इसको गुडविल भी कहा जाता है, इसको साइनिंग अमाउंट भी कहा जाता है। अगर बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है और वो नॉन रिफंडेबल है, चाहे वो पगड़ी के नाम से हो, गुडविल के नाम से हो या साइनिंग अमाउंट के नाम से हो, हमने इस अमाउंट को कर देना है डिवाइडेड बाय 10 और इस अमाउंट को 10 सालों में इक्वली टैक्स करवाना है। हम इस अमाउंट को कर देंगे डिवाइडेड बाय 10, एक हिस्सा आज, बाकी 9 हिस्से आने वाले 9 सालों में टैक्सेबल करवा रहे होंगे। अगर अमाउंट बिल्डिंग के अगेंस्ट है, नॉन एडजस्टेबल है और रिफंडेबल है तो भी हम ऐसा ही करेंगे, हम उस अमाउंट को कर देंगे डिवाइडेड बाय 10 और 10 सालों में टैक्स करवाना स्टार्ट कर देंगे, 10 सालों में टैक्स करवाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन चूंकि वो अमाउंट रिफंडेबल है तो कभी ना कभी रिफंड किया जाएगा। तो अब दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है कि 10 सालों की एक्सपायरी से पहले रिफंड किया जाए, हो सकता है कि 10 सालों की एक्सपायरी के बाद रिफंड किया जाए। अगर तो रिफंडेबल अमाउंट 10 सालों की एक्सपायरी के बाद रिफंड किया जा रहा है और अब 10 साल तक उसे टैक्स करवा चुके हो तो 10 सालों की एक्सपायरी के बाद अब मजीद कोई टैक्सेशन नहीं होगी। इस अमाउंट को डिवाइडेड बाय 10 करके 10 सालों पे टैक्स करवाएंगे, 10 साल के बाद मजीद कोई टैक्सेशन नहीं होगी। लेकिन अगर वो अमाउंट रिफंडेबल नेचर का है और आप उसे 10 साल से पहले रिफंड कर रहे हो तो फिर जिस साल रिफंड करोगे उस साल और आने वाले सालों में मजीद टैक्सेशन नहीं होगी। जिस साल रिफंड करोगे उस साल और आने वाले सालों में मजीद टैक्सेशन नहीं हो रही होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टैक्स इंप्लीकेशंस हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। एडजस्टेबल अमाउंट का तो कुछ सेपरेटली नहीं करना क्योंकि रेंट एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होता है। लैंड के केस में नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को टैक्स नहीं करवाएंगे क्योंकि लॉ मेकर ने नहीं कहा। बिल्डिंग के केस में नॉन एडजस्टेबल अमाउंट को 10 सालों पे टैक्स करवाएंगे, चाहे वो रिफंडेबल हो चाहे वो नॉन रिफंडेबल हो। अगर नॉन रिफंडेबल है तो रिफंड होगा ही नहीं, तो 10 साल तक टैक्स होगा। अगर रिफंडेबल है और 10 साल तक आपके पास ही अमाउंट है तो 10 सालों तक टैक्स करवा के रोक देंगे। अगर 10 सालों से पहले रिफंड कर देते हो तो फिर जिस साल रिफंड किया उस साल और फ्यूचर ईयर्स में मजीद टैक्सेशन नहीं होगी। लेकिन यहां जाता है कहानी में ट्विस्ट, लॉ मेकर कहता है कि अगर आपने बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लिया है और वो रिफंडेबल नेचर का है, आपने बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लिया है और वो रिफंडेबल नेचर का है और आप उसे 10 साल से पहले रिफंड कर देते हो और फिर आपकी जिंदगी में कोई नया टेनेंट आ जाता है और वो भी आपको इसी तरह का कोई अमाउंट पे करता है, तो अब आपने क्या करना है कि नए टेनेंट की अमाउंट में से पुराने टेनेंट की वो अमाउंट माइनस कर दें जो टैक्स हो चुकी है। नए टेनेंट की अमाउंट में से पुराने टेनेंट की वो अमाउंट माइनस कर दें जो टैक्स हो चुकी है। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा इससे अब 10 सालों पे टैक्स करवाया जाएगा, इससे अब आने वाले 10 सालों पे टैक्स करवाया जाएगा। अगर बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई नॉन एडजस्टेबल रिफंडेबल अमाउंट है और उसे 10 साल से पहले रिफंड कर दिया जाए और नया टेनेंट आकर सिमिलर अमाउंट दे तो नए टेनेंट की अमाउंट से पुरानी अमाउंट ऑलरेडी टैक्स माइनस कर देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा अब इसे 10 साल पे टैक्स करवाएंगे। सर पुराने टेनेंट की ऑलरेडी टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? सिंपल, आप पुराने टेनेंट की अमाउंट लें, इसे डिवाइडेड बाय 10 करें और जितने साल ये टैक्स हो चुकी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। पुरानी अमाउंट को डिवाइडेड बाय 10 करके जितने साल ये ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है उससे मल्टीप्लाई कर दें, पुराने वाले टेनेंट की ऑलरेडी टैक्स अमाउंट आ जाएगी। नए टेनेंट की अमाउंट से पुरानी वाली अमाउंट का टैक्स हिस्सा माइनस करके जो डिफरेंस आएगा इसे 10 साल पे टैक्स करवाया जाएगा। तो ये तीन चीजें हैं जो कि हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम, रेंट कंसिडर किया जाता है और इसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाते हैं। और क्या क्या बातें हैं सर? एक हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल है। जब आप रेंटल इनकम को टैक्स करवाओगे तो दैट टैक्सेशन वुड बी हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। रेंटल इनकम की टैक्सेशन हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट की बेसिस पे होगी। एक एक्सेप्शन है कि अगर एक प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट
इंप्लॉय की सैलरी इनकम का पार्ट बन चुका है, एक प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट इंप्लॉय की सैलरी इनकम का पार्ट बन चुका है। अब यहां पर हम फेयर मार्केट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर हम एक्चुअल रेंट ही टैक्सेबल करवाएंगे। सारे सिनेरियोस में रेंट हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट टैक्स होगा, लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट रेंट इंप्लॉय की सैलरी इनकम का पार्ट बन गया है, फिर वहां पर फेयर मार्केट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ये कब होता है? जब इंप्लॉयर एक प्रॉपर्टी अपने इंप्लॉय को रहने के लिए देता है, जब इंप्लॉयर एक प्रॉपर्टी अपने इंप्लॉय को रहने के लिए देता है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जो कि एग्जामिनर ने टेस्ट भी किया है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ फायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेल्फ फायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वो प्रॉपर्टी अपने इंप्लॉयर को रेंट पे दे रहा हूं, मैं वो प्रॉपर्टी अपने इंप्लॉयर को रेंट पे दे रहा हूं, और मेरे एम्प्लॉयर ने वही प्रॉपर्टी मुझे दोबारा से एज अ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट रहने के लिए दे दी। मेरे एम्प्लॉयर ने वही प्रॉपर्टी मुझे दोबारा से एज अ सैलरी बेनिफिट रहने के लिए दे दी। तो अब यहां पर मेरी दो इनकम है, एक रेंटल इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगी, एक सैलरी इनकम है जो कि सैलरी हेड ऑफ इनकम में टैक्स हो रही होगी। तो सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में हम देखेंगे भी सवालों में कि दो तरह की इनकम अराइज होती है। मैं अपनी प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम कमा रहा हूं, ये मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा ही घर मुझे रहने के लिए दिया हुआ है, ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ये सैलरी में टैक्सेबल होगा हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। देन एक चीज तो आपको समझ आ गई कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में अगर एक ओनर प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमाए तो उस रेंटल इनकम को हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाएंगे। अब लॉ मेकर ने कुछ एक्सक्लूजन्स दिए कि यार ये चार तरह की इनकम्स हैं, इसको तुम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करवाओगे, इसको तुम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करवाओगे, इसे तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करवाओगे। इन चार एक्सेप्शंस में पहली एक्सेप्शन, रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट फ्रॉम सबलीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि अगर मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं और मैं उसे रेंट आउट करता हूं तो मेरे लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर्टी किराए पे ली और उससे आगे किराए पे दे दिया तो अब जो मेरी रेंटल इनकम आएगी ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, इसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करवाएंगे। याद रखिएगा, अगर मैं प्रॉपर्टी किराए पे ले रहा हूं और उससे सब लीज कर रहा हूं, सब रेंट दे रहा हूं, तो अब जो मेरी रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। अच्छा, कुछ और एक्सेप्शंस हैं। रेंट फ्रॉम लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। रेंट फ्रॉम लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अगर बिल्डिंग के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी, आसान अल्फाजों में कोई फैक्ट्री रेंट भी दी जा रही है, अगर बिल्डिंग के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी, आसान अल्फाजों में कोई फैक्ट्री रेंट भी दी जा रही है, तो इस फैक्ट्री के रेंट को भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करवाएंगे। हो सकता है, मुझे याद आ रहा है कि पास पेपर में एक सवाल आया है, पता नहीं कैफ में था या फाइनल में था, कि आपका एग्जामिनर कहे हमने एक जमीन पे एक प्लांट एंड मशीनरी दे दी, हमने बिल्डिंग नहीं दी, हमने जमीन पे प्लांट एंड मशीनरी रखी और वो रेंट पे दे दी। तो इस केस में जमीन का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगा और प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। लॉ मेकर ने यहां पर कहा है रेंट फ्रॉम द लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर लैंड टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी हो तो लैंड का किराया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा, मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। लेकिन अगर बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है तो इससे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेकर जाएंगे। देन amount included in rent for the provision of amenities, utilities and any other services connected with the renting of building। अगर बिल्डिंग के रेंट के साथ साथ कोई अदर एमिनिटीज, कोई अदर फैसिलिटीज, वाईफाई दिया जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड दिया जा रहा है, पानी की फैसिलिटीज दी जा रही है, तो इन फैसिलिटीज की मद में जो पैसा मिलेगा, इन फैसिलिटीज की मद में जो पैसा मिलेगा, इसे भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अदर सोर्सेस में ही टैक्स करवाया जाएगा, इसे भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही टैक्स करवाया जाएगा। लास्ट अमाउंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर वैकेटिंग द पोजीशन ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू एक्वायर द पोजीशन ऑफ सच बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ। ये क्या है सर? सर ये सब्सिक्वेंट पगड़ी की अरेंजमेंट है। हमारी कंट्री के अंदर ये थोड़ा कॉमन है कि हम लोग कुछ इलाकों के अंदर घर जो है वो ओनरशिप पे नहीं खरीदते, पगड़ी पे खरीदते हैं। यानी एक के बाद एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं और वो घर पगड़ी पे ट्रांसफर होता रहता है, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो अगर आपने घर ओनरशिप पे नहीं खरीदा, पगड़ी पे खरीदा, तो इस केस में जो पगड़ी का अमाउंट आपने रिसीव किया माइनस जो पगड़ी का अमाउंट आपने पे किया था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स होता है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होता। मैंने एक घर पगड़ी पे लिया,
मैंने एक घर पगड़ी पे लिया और उसे आगे पगड़ी पे दे दिया, तो अब मैंने जब उसे आगे पगड़ी पे दिया तो मुझे जो पैसे मिले, माइनस मैंने जब वो घर पगड़ी पे लिया था तो मैंने जो पैसे दिए थे, ये जो डिफरेंस आएगा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये बात बताऊंगा कि ये वाला अमाउंट भी 10 सालों में ही टैक्स होगा, यानी कि इस डिफरेंस अमाउंट को भी डिवाइडेड बाय 10 करके 10 साल पे टैक्स करवा रहे होंगे। लीज का मतलब रेंट ही होता है फातिमा। तो पगड़ी का जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिवाइडेड बाय 10 करके 10 सालों पे चार्जेबल टू टैक्स होता है। देन बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जो बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी है वो अर्न बेसिस है, वो एक्रूअल बेसिस है। हम रेंटल इनकम को कैश बेसिस पे नहीं, अर्न बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे चार्जेबल टू टैक्स करवा रहे होंगे। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में हमें बहुत सारी डिडक्शंस अलाउ होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने की इजाजत है। नंबर 1, रिपेयर अलाउंस। याद रहे रिपेयर अलाउंस सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होता है। रिपेयर अलाउंस लैंड के अगेंस्ट अलाउ नहीं होता, रिपेयर अलाउंस सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होता है। हम एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस को नहीं देखते, हम एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस को नहीं देखते। अगर बिल्डिंग रेंट पे दी है तो एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हो या ना की हो, कम की हो या ज्यादा की हो, एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस को देखना ही नहीं है। जो भी बिल्डिंग का रेंट है, जो भी बिल्डिंग का रेंट है, उस बिल्डिंग के रेंट का 1/5 आप एज अ रिपेयर अलाउंस क्लेम करोगे। उस बिल्डिंग के रेंट का 1/5 यानी कि 20% आप एज अ रिपेयर अलाउंस क्लेम करोगे। एक्चुअल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की हो ना की हो, सवाल में डेटा हो ना दिया हो, बिल्डिंग के रेंट का 1/5 हम एज अ रिपेयर अलाउंस क्लेम करेंगे। नहीं साथ अगर फैक्ट्री का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो ये अज्यूम्ड है कि फैक्ट्री में बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी होती है, तो इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करवाएंगे। देन अगर आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई है, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, तो इस इंश्योरेंस प्रीमियम के खर्चे को भी आप क्लेम कर सकते हो। देखो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जितनी भी एक्सपेंसेस मैं कवर करवाऊंगा ना, इन सारे एक्सपेंसेस में ये वाले जो 2 एक्सपेंसेस है ना, ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। लैंड के अगेंस्ट हमें रिपेयर अलाउंस और लैंड के अगेंस्ट हमें इंश्योरेंस का एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, सिर्फ ये बिल्डिंग के लिए। बाकी सारे एक्सपेंसेस दोनों के लिए, लेकिन ये वाले एक्सपेंसेस सिर्फ बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होंगे। देन अगर आपने प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग कोई भी गवर्नमेंट ड्यूज एंड टैक्सेस दी है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स हो, कोई वाटर टैक्स हो, कोई कमर्शियल टैक्स हो, कोई रोड टैक्स हो, सिवाय इनकम टैक्स के अलावा आप प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग जो भी टैक्सेस दोगे, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, कमर्शियल टैक्स हो, रोड टैक्स हो, ग्राउंड टैक्स हो, ये सारे टैक्सेस को हम एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। देन ग्राउंड रेंट, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग कोई ग्राउंड रेंट पे किया, इसको भी हम एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। देन 3 पॉइंट्स मैं इनको एक साथ कवर करता हूं कि अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी कमर्शियल या इस्लामिक लोन लिया, तो इस कमर्शियल या इस्लामिक लोन पे आप जो भी मार्कअप, जो भी इंटरेस्ट, जो भी शेयर इन रेंट, जो भी शेयर इन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पे करोगे, इसे आप एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए कोई भी सूदी लोन या इस्लामिक लोन लिया, इस पे जो भी सूद, प्रॉफिट, मार्कअप, इंटरेस्ट, शेयर इन रेंट पे करोगे, इसे एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। देन अगर प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग आपने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या रेंट कलेक्शन चार्जेस वगैरह इनकर किए, इसे भी हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक लिमिट है। लिमिट कितनी है? लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट। लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 4% ऑफ रेंट, विच एवर इज लोअर, हम एडमिनिस्ट्रेटिव और कलेक्शन चार्जेस क्लेम कर सकते हैं। याद रखिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल आपका एग्जामिनर कहता है कि हमने ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस पे किए। ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस क्या होता है? जमीन को सीधा करने के लिए खर्चा किया। अब जमीन को सीधा करने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया ना, ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
ये अलाउ नहीं हो रहा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन और रेंट कलेक्शन चार्जेस में हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस आते हैं कि प्रॉपर्टी में छोटे मोटे खर्चे कर दिए, रेंट रिकवरी के लिए बंदा रख लिया, ये सारी चीजें। देन लीगल चार्जेस, अगर प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग आपका कोई केस चल रहा है, कोई सूट चल रहा है, तो जो भी आप कोर्ट के अंदर जो भी आप लीगल कॉस्ट वगैरह इनकर करोगे, इससे एज अ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। याद रहे, अगर प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग कोई केस चल रहा है तो इसकी लीगल कॉस्ट यहां क्लेम होगी, लेकिन अगर रेंट को रिकवर करने के लिए आप कोई लीगल कॉस्ट इनकर करते हो, रेंट की रिकवरी के लिए अगर आपकी कोई लीगल कॉस्ट इनकर होती है, तो इससे मैं यहां पर ही क्लेम करूंगा। फर्क इतना पड़ेगा कि यहां पर अगर हम इसको क्लेम करते थे ना, तो यहां पर कोई लिमिट नहीं होती थी। यहां पर जब हम इसको क्लेम करते हैं ना, तो हमारी एक लिमिट लग जाती है, लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ द रेंट। तो अगर प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग कोई लीगल केस चल रहा है, उसकी लीगल कॉस्ट क्लेम कर सकते हैं। रेंट की रिकवरी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आपने कोई कॉस्ट वगैरह इनकर की, तो लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ द रेंट। देन लास्ट डिडक्शन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में अनरिकवरेबल रेंट। इतने बड़े बड़े सवाल लिखेंगे तो मैं सवाल पढ़ूंगा कि रिवाइज करवाऊंगा? देन अनरिकवरेबल रेंट के केस में क्या कहता है? सर हमने पढ़ा कि रेंटल इनकम को हम एक्रूअल बेसिस पे, अर्न बेसिस पे चार्जेबल टू टैक्स करवाते हैं। रेंटल इनकम को हम एक्रूअल बेसिस पे, अर्न बेसिस पे चार्जेबल टू टैक्स करवाते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप रेंटल इनकम को एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करवाएं, लेकिन आगे जाकर वो रेंट आप रिसीव ही ना करें, वो रेंट बैड डेट बन जाए, वो रेंट अनरिकवरेबल रेंट बन जाए। तो लॉ मेकर कहता है कि हम अनरिकवरेबल रेंट की डिडक्शन अलाउ करेंगे अगर ये 5 कंडीशंस पूरी होती है। अगर ये 5 कंडीशंस पूरी होती है। कंडीशन नंबर 1, रेंट एग्रीमेंट जेन्युइन हो, रेंट एग्रीमेंट बोनाफाइड हो, जेन्युइन हो, फेक ना हो। कंडीशन नंबर 2, आपने टेनेंट को प्रॉपर्टी खाली करवा दी हो या प्रॉपर्टी खाली करवाने की पूरी कोशिश कर दी हो। नंबर 3, आपने उस टेनेंट को अपनी कोई और प्रॉपर्टी किराए पे ना दी हो। कंडीशन नंबर 4, आपने रेंट की रिकवरी के लिए हर पॉसिबल जद्दोजहद कर ली हो या फिर आपको पता हो कि रेंट रिकवर नहीं हो सकता। एंड नंबर 5, जिस अनरिकवरेबल रेंट की तुम डिडक्शन क्लेम करना चाह रहे हो, उस अनरिकवरेबल रेंट को तुमने पिछले सालों में या तुमने ऑलरेडी उसे टैक्सेबल बनाया हो। ऐसा ना हो कि मैंने एक रेंटल इनकम पे टैक्स ही ना दिया हो और मैं कहूं कि भाई अब मुझे रिकवर नहीं हो रहा तो मुझे इसकी डिडक्शन लाओ। तो लॉ मेकर ये कहता है कि बैड डेट की, अनरिकवरेबल रेंट की डिडक्शन अलाउ होगी अगर ये 5 कंडीशंस पूरी होती है। रेंट एग्रीमेंट, टेनेंसी अरेंजमेंट जेन्युइन हो, फेक ना हो, बोनाफाइड हो। आपने किराएदार से प्रॉपर्टी खाली करवा दी हो या प्रॉपर्टी खाली करवाने की पूरी कोशिश की हो। आपने किराएदार को कोई और प्रॉपर्टी रेंट पे ना दी हो। आपने किराएदार से रेंट रिकवर करने की पूरी कोशिश की हो या आपको पता है कि यार सामने वाला बैंकरप्ट हो गया है, पैसे नहीं मिलने वाले। एंड नंबर 5, जिस अनरिकवरेबल रेंट को आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम करना चाहते हो उससे आपने ऑलरेडी टैक्सेबल बनाया हुआ हो, तो आपको अनरिकवरेबल रेंट की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। फिर लास्ट में लॉ मेकर ये कहता है कि अगर ये पांचों कंडीशंस पूरी हो जाए, अगर ये पांचों कंडीशंस पूरी हो जाए और आप अनरिकवरेबल रेंट की डिडक्शन क्लेम कर लो, लेकिन आगे जाकर सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको वो रेंट रिकवर हो जाए, तो जिस साल जितनी रिकवरी होगी उस साल उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवा देंगे। अगर मैंने अनरिकवरेबल रेंट की डिडक्शन क्लेम कर ली लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में मुझे वो रेंट रिकवर हो गया, तो जितना रेंट रिकवर होगा उस अमाउंट को मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अब टैक्स करवा दूंगा। देन कुछ जनरल पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक तो यह है जी फातिमा, प्रॉपर्टी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होगी। कुछ हमारे पास जनरल पॉइंट्स हैं। एक तो यह है कि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर एक सेक्शन कवर करते हैं, सेक्शन 21। ये पूरे इनकम टैक्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, सेक्शन 21, जिसका टाइटल है डिडक्शंस नॉट अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसे मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? मुझे बस 2 मिनट दे, मैं ये डिडक्शन कंप्लीट कर लूं, फिर मैं नमाज ब्रेक देता हूं। मैं सेक्शन को 21 को इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सेक्शन दिया हुआ इनकम फ्रॉम बिजनेस में, लेकिन इस सेक्शन की एप्लीकेशन फॉर ऑल हेड ऑफ इनकम है। इस सेक्शन की एप्लीकेशन फॉर ऑल हेड ऑफ इनकम है। वो सारे एक्सपेंसेस जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन 21 में आ रहे हैं, जिसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में रिवाइज भी करेंगे, उन एक्सपेंसेस को ना आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्लेम कर सकते हो, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ना कैपिटल गेन में, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो सेक्शन 21 में जितनी भी एक्सपेंसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, ये वो एक्सपेंसेस है जो आपको लॉ में कभी अलाउ नहीं होते, ना इनकम फ्रॉम बिजनेस में,
ना कैपिटल गेन में, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कुछ और जनरल बातें, डबल डिडक्शन नॉट अलाउड, कभी भी कोई एक्सपेंस डबल क्लेम नहीं होगा। अगर आपने एक एक्सपेंस एक हेड में क्लेम कर लिया, वो दूसरे हेड में क्लेम नहीं होगा, दूसरे हेड में क्लेम कर लिया तो पहले वाले में क्लेम नहीं होगा। तो अगर कोई एक्सपेंस कहीं और क्लेम कर लिया है, इसे फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते। एक चीज जो आपने हर हेड के लिए फॉलो करनी है, एक चीज जो आपने हर हेड के लिए लॉजिक है, कॉमन सेंस पे फॉलो करनी है, कि एक्सपेंसेस का इनकम के साथ एक डायरेक्ट नेक्सस, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी किसी भी हेड में एक्सपेंसेस वही अलाउ होते हैं जो कि उस हेड की इनकम को कमाने के लिए किए गए। किसी भी हेड में एक्सपेंसेस वही अलाउ होते हैं जो कि उस हेड की इनकम को कमाने के लिए किए गए। अगर मैं अपने जाती और पर्सनल खर्चे कर रहा हूं जिसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैं क्लेम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो घर है, एक घर में मैं रहता हूं और एक घर से मैं रेंटल इनकम जनरेट करता हूं। मेरे पास दो घर है, एक घर में मैं रहता हूं, एक घर से मैं रेंटल इनकम जनरेट करता हूं। तो जिस घर में मैं रह रहा हूं, वहां का प्रॉपर्टी टैक्स, वहां का इंटरेस्ट, वहां का मार्कअप, वहां के खर्चे, ये मैं अपनी रेंटल इनकम से क्लेम नहीं कर सकता। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात करूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करूं, एक्सपेंसेस वही अलाउ होते हैं जिसका इनकम के साथ एक ताल्लुक हो, जो इनकम को कमाने के लिए किए गए हो। अगर तुम जाती खर्चे कर रहे हो या ऐसे खर्चे कर रहे हो जिसका इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तुम क्लेम नहीं कर सकोगे। लास्ट बात, डिडक्शंस के हवाले से, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होता है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न बेसिस पे टैक्स होगा और एक्सपेंस भी एक्रूअल बेसिस पे ही अलाउ हो जाएंगे। लेकिन लॉ मेकर कहता है कि अगर आपने कोई एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे क्लेम कर लिया, गुड है, कोई मसला नहीं है, क्लेम कर ले। अगर आपने कोई एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे क्लेम कर लिया, तो फिर लाजिम है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर वो एक्सपेंस पे कर दें। अगले 3 साल के अंदर अंदर वो एक्सपेंस पे कर दें। और अगर वो एक्सपेंस अगले 3 साल के अंदर अंदर आपने पे नहीं किया, तो सब्सिक्वेंटली जो ईयर 4 होगा, उसमें वो एक्सपेंस अब आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, या यूं कह ले कि वो एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा। वो एक्सपेंस रिवर्स होकर आपकी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स काउंट कैसे करने हैं? अगर मैंने ईयर 1 में खर्चा किया है, अगर मैंने ईयर 1 में खर्चा किया है, तो मैं ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 तक उसे पे कर दूं। अगर ईयर 1 का खर्चा मैंने ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 तक पे ना किया, तो फिर ईयर 5 में वो एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा, दोबारा से मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। क्या ये बातें समझ आती है? मैं सर, छोटी छोटी चीजें रहती हैं हमारे पास, लॉसेस के हवाले से, एग्जेम्पशंस के हवाले से, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनकम ऑफ जॉइंट ओनर। लेकिन मेरे ख्याल है कि शायद आप लोग के यहाँ नमाज का टाइम हो गया। चले जी आगे बढ़ते हैं। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में अब तक हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अमाउंट चार्जेबल कवर की, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी कवर किया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अलाउबल डिडक्शंस कवर की। इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं। फर्स्ट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ रूल, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में आपको मल्टीपल एक्सपेंसेस, मल्टीपल अलाउबल डिडक्शंस को माइनस करने की इजाजत है। तो इट्स मीन कि अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमें एक्सपेंसेस को माइनस करने की इजाजत है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस अराइज हो सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस अराइज हो सकता है। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड्स की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड्स की इनकम से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन सैलरी एक ऐसा हेड था जो किसी और हेड का लॉस बर्दाश्त नहीं करता था। सैलरी एक ऐसा हेड था जो किसी और का लॉस बर्दाश्त नहीं करता था। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर आपके पास लॉस आता है, तो आप इस लॉस को दूसरे हेड्स को सरेंडर कर सकते हो, सिवाय सैलरी के। तो यही बात यहां लिखी है कि एनी लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी। यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस बाकी हेड्स की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, सिवाय सैलरी के। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत नहीं है। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस करंट ईयर में एडजस्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा। फिर व्हाट इफ कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इनकम हो लेकिन किसी और हेड में लॉस हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इनकम हो लेकिन किसी और हेड में लॉस हो, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बाकी हेड्स का लॉस एब्जॉर्ब कर सकता है, बाकी हेड्स का लॉस बर्दाश्त कर सकता है, सिवाय बिजनेस लॉस के।
सिवाय बिजनेस लॉस के। और ये वो चेंज है जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इस अटेम्प्ट में लाया गया है। लास्ट अटेम्प्ट तक ये बात नहीं थी, ये बात इस अटेम्प्ट में लॉ में चेंजेस लाई गई है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकता। बाकी हेड्स का लॉस एडजस्ट कर सकता है, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकता। देन अगर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एग्जाम्पशंस की बात करें तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में एग्जाम्पशन बड़ी सिंपल सी है। सर सिंपल सी एग्जाम्पशन क्या है कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, अगर कोई एग्रीकल्चरल बिल्डिंग है, यानी कि ऐसी जमीन, ऐसी बिल्डिंग जो कि पाकिस्तान में है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो यहां से जो भी रेंटल इनकम आएगी ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। अगर मेरे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसे मैं रेंट पे देता हूं और जो किराएदार है वो खेती बाड़ी करके मुझे किराया दे रहा है, तो ये रेंटल इनकम मेरी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लास्ट और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। अब यहां पर सिंपली ये बात की गई है कि अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर्स हैं, अगर एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल ओनर्स है, जॉइंट ओनर्स हैं, और हर ओनर का शेयर डिफाइंड है, हर ओनर का शेयर डिफाइंड है कि भाई इसका 20% है, इसका 30% है, इसका 50% है, यानी अब हर ओनर का शेयर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस केस में अगर उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है, अगर उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है, तो हम हर ओनर की इनकम उसके शेयर के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। यहां पे क्या बात हो रही है कि अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हो और हर ओनर का जो शेयर है वो डिटर्मिनेबल हो, वो असर्टेनेबल हो, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आएगी वो हर ओनर के हिसाब से अलग उनके शेयर के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इन केस कि अगर प्रॉपर्टी के ओनर्स का हिस्सा डिटर्मिनेबल नहीं है, असर्टेनेबल नहीं है, तो फिर उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी उसे हम एज अ इनकम ऑफ ईओपी टैक्स करवा रहे होंगे, उसे हम एज अ इनकम ऑफ ईओपी टैक्स करवा रहे होंगे। तो ये हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट से, मेजर कॉन्सेप्ट से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में। अब हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड से पर्टेनिंग कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह कवर करते हैं जी। तो अगर हम अपने वर्कशॉप के हैंडआउट पे आए तो हमारे पास सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सवाल है। मैं रिपीट कर दूं कि सैलरी में हमने जो आखिर के 2-3 सवाल नहीं किए वो आप लोगों को इंटेंशनली नहीं करवाए गए, लेकिन इनका वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मेरे यूट्यूब पेज में मिल जाएगा। ऑटम 24 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग 25 की अटेम्प्ट और ऑटम 25 की अटेम्प्ट का जो सैलरी का क्वेश्चन था, इनकी वीडियो सॉल्यूशंस मेरे यूट्यूब पेज पे अवेलेबल है। इन सवालों को लाजमी आपने इन सेशन के बाद सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपने सॉल्यूशन को उन वीडियो सॉल्यूशन से आप रेफर कर सकते हैं। अब आते जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में बेसिक से लेकर चलेंगे और फिर एडवांस और मुश्किल तरीन सवाल देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंग 15 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4B है, 7 मार्क की वेटेज सवाल की। रिक्वायरमेंट में कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ फहीम फॉर द टैक्स ईयर 2007 अज्यूमिंग ही हैज नो अदर इनकम। हमें फहीम की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है टैक्स ईयर 2007 के लिए। टैक्स ईयर 2007 का मतलब है 1 जुलाई 16 से 30 जून 17। कहता है ऑन 1 जुलाई 2006 फहीम agreed to rent out a house to Mirza at a monthly rent of 180,000 with effect from 1st August 2006 and received 1 year in advance. He also received 8 lakh as a security deposit. अब देखें सिक्योरिटी डिपॉजिट का नाम आ जाए तो आपको जनरली समझ आना चाहिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन एडजस्टेबल होता है लेकिन रिफंडेबल होता है। He also received 8 lakh as a security deposit which was partly used to repay the security deposit amounting to 4 lakh received from previous tenant in July 2002 and partly used for the renovation of the house. क्या कह रहा है कि 1 जुलाई पे हमने एक हाउस रेंट आउट किया 1,80,000 रुपए का महाना किराया, लेकिन ये रेंट स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त 2006 से। जो रेंट एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है वो 1 अगस्त 2006 से स्टार्ट हो रहा है और हमने 1 साल का किराया एडवांस में ले लिया। इसके अलावा हमने 8 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिसीव किए जिसमें से 4 लाख रुपए पुराने टेनेंट को वापस कर दिए और पुराने टेनेंट से जो डिपॉजिट है वो हमने जुलाई 2002 में लिया था। सर जुलाई 2002 में अगर डिपॉजिट लिया था तो इसका मतलब है हमने पुराने टेनेंट से टैक्स ईयर 2003 में ये डिपॉजिट लिया था, टैक्स ईयर 2003 में डिपॉजिट लिया था और बाकी के पैसों से हमने हाउस में रेनोवेशन करवा दी। फहीम ने ये सारे खर्चे भी किए हैं, 15,000 का प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है अपने दोस्त को जो इसने घर की रेनोवेशन के लिए लोन लिया था,
1,10,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है और 5,000 रुपए वासिफ को पे किए रेंट की कलेक्शन के लिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले मैं फाउंडेशन बिल्ड करूंगा, फिर हम मुश्किल सवालों पे भी आएंगे। सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास टैक्स पेयर है फ़हीम, और टैक्स ईयर है 2007। और हमारे पास इस सवाल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, क्या है सर? एक तो 1,80,000 रुपये का किराया है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि इस साल में जो रेंट इनकम आएगी वो 11 महीनों की आएगी। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 11। फिर हमारे पास हाउस था, यानी कि ये एक बिल्डिंग है। हमने किराएदार से 8 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, लेकिन मैं 8 लाख को डिवाइडेड बाय 10 नहीं करूंगा। मैंने पहले भी एक किराएदार से 4 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया था टैक्स ईयर 2003 में, जो मैंने उसको रिफंड कर दिया। अब ध्यान से देखना, हमारे पास आएगा ट्रीटेड रेंट अंडर सेक्शन 16। कैलकुलेशन समझना, नए किराएदार से 8 लाख रुपए लिए माइनस पुराने किराएदार से 4 लाख लिए थे डिवाइडेड बाय 10। लेकिन पुराने किराएदार के अमाउंट को मैंने कितने साल टैक्स करवा दिया है? सर, पुराने किराएदार से आपने अमाउंट लिया था टैक्स ईयर 2003 में, तो टैक्स ईयर 2003 में आपने टैक्स करवाया होगा, 4 में टैक्स करवाया होगा, 5 में टैक्स करवाया होगा और 6 में टैक्स करवाया होगा। 2003, 4, 5 और 6, 2007 में आप अमाउंट उसे रिपे कर रहे हो, यानी कि ये 4 लाख रुपए के अमाउंट को 4 साल आप टैक्स करवा चुके हो। ऐसा ही है, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो जब आप 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 4 लाख के 4 सालों का अमाउंट आ जाएगा। अब नए टेनेंट के अमाउंट में से पुराने वाले का ऑलरेडी टैक्स पोर्शन माइनस करके जो डिफरेंशियल आएगा, इससे हम 10 सालों पे टैक्स करवाएंगे, इससे हम 10 सालों पे टैक्स करवाएंगे। बाकी तो इस सवाल में सारे एक्सपेंसेस वगैरह दिए हैं, उस पर भी आएंगे। तो ये हो जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 1980 000। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 लाख माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 64,000। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी से जो रेंट आया वो आया 1980 प्लस 64, 2044,000। अब सवाल में एक्सपेंसेस क्या दिए हैं? देखिए, एक तो इसने बताया कि हमने घर की रेनोवेशन करवाई है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हम रेनोवेशन नाम का कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं करते हैं। हाँ, हम रिपेयर अलाउंस जरूर क्लेम करते हैं, हम रिपेयर अलाउंस बिल्कुल क्लेम करते हैं, जो कि बिल्डिंग के रेंट के अगेंस्ट हमें अलाउ होता है। और इस सवाल में हाउस रेंट पे दिया तो ये बिल्डिंग ही है, तो 2044 को डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,08,800। 4,08,800। अब एक्चुअली रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ हो ना हुआ हो, रिपेयर एंड रेनोवेशन का खर्चा हुआ हो ना हुआ हो, रिपेयर अलाउंस बिल्डिंग के अगेंस्ट आप लाजमी क्लेम करोगे। देन प्रॉपर्टी टैक्स से ये हमें बिल्कुल अलाउ होगा। कितना था? 15,000। देन इंटरेस्ट पे किया है घर को रेनोवेट करने के लिए 5 पर्पसेस के लिए। अगर आप लोन लें, कंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड और एक्वायर। एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट, एक्सटेंड और रेनोवेट, तो इसकी भी इंटरेस्ट अलाउ होता है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेनोवेशन कितना है जी? 2 लाख। फिर इंश्योरेंस पे किया, बिल्डिंग के अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रीमियम भी अलाउ होता है। एक लाख 10,000। फिर रेंट कलेक्शन चार्जेस पे किए 5,000 पर मंथ। अब यहां पर हम रेंट कलेक्शन चार्जेस क्लेम तो करेंगे, लेकिन एक लिमिट लोअर ऑफ,
अच्छा, थोड़ा सा सवाल के अंदर ना एक एब्सर्ड बात है कि हमें ये बताया नहीं है कि रेंट कलेक्शन चार्जेस कितने महीनों के लिए पे किए हैं। रेंट कलेक्शन चार्जेस कितने महीनों के लिए पे किए हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर 1 अगस्त पे प्रॉपर्टी रेंट आउट की है तो 11 महीनों के लिए पे किए होंगे। अगर कोई यहाँ पर 12 भी एज्यूम कर लेता है तो इतना मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5000 पर मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 11 और 4% ऑफ रेंट। तो 4% ऑफ रेंट का मतलब है इस अमाउंट का 4%। जी बिल्कुल, इसे रेंट कलेक्शन चार्ज की जगह आप एडमिन चार्जेस भी कह सकते हैं। 2044 का 4%, ये आ जाएगा 81,760 और 5000 मल्टीप्लाई 11। अगर आप कोई 12 भी ले लेते हैं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारी अजम्पशन की बात है क्योंकि सवाल में गिवन नहीं है। इन दोनों का अगर हम लोअर लेंगे तो वो ऑब्वियसली 55,000 आएगा, और ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। यार हमारे पास 2044,000 माइनस 408,800 माइनस 15,000 माइनस 2 लाख माइनस 1,10,000 माइनस 55,000। किसी ने कैलकुलेट किया है? 1255,200 ही आ रहा है। सर चेक तो करें, हो सकता है मैं कैलकुलेशन एरर कर दूं। ठीक है, अच्छा इस सवाल में हमारे पास कोई और इनकम नहीं है तो इसी को आप टोटल इनकम भी कहेंगे, इसी को आप टैक्सेबल इनकम भी कह रहे होंगे। सिंपल सा सवाल था, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाने के लिए। तो ये हमारी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आ गई। देन अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी। स्प्रिंग 19 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3C है, 7 मार्क की वेटेज है। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैलकुलेट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ जाहिद फॉर द टैक्स ईयर 2009 अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम। तो मैं सवाल का स्ट्रक्चर भी बना लेता हूं और साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। मिस्टर जाहिद टैक्स ईयर 2009, क्या है इस सवाल में? ऑन 1 जुलाई 2008 Zahid rented out his properties as follow. An apartment was rent to Abdul Qadir at a monthly rent of 40,000. Zahid receives a non-adjustable deposit of 3 lakh which was partly used to repay the non-adjustable deposit amounting to 175 received from previous tenant in July 2003. He also spent 20,000 on the repair of the apartment in February 2009. बहुत आसान एडजस्टमेंट है। देखो टैक्स ईयर 2009 की बात हो रही है, 1 जुलाई पे हमने रेंट आउट किया है, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट इनकम आ जाएगी 40,000 पर मंथ, तो ये आ जाएगा 4,80,000। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है तो पहले देख लो कि प्रॉपर्टी क्या है। सर प्रॉपर्टी अपार्टमेंट है यानी कि बिल्डिंग है, तो हम क्या करेंगे, ट्रीटेड रेंट अंडर सेक्शन 16। अब कितना अमाउंट है? सर 3 लाख का अमाउंट रिसीव किया, लेकिन 3 लाख को मैं डिवाइडेड बाय 10 नहीं करूंगा, मैं 3 लाख से माइनस करूंगा पुराने टेनेंट का अमाउंट जो टैक्स हो चुका। पुराने टेनेंट से 175 रिसीव किया था, तो 175,000 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा पुराने टेनेंट का अमाउंट कब लिया था? सर पुराने टेनेंट का अमाउंट जुलाई 2003 यानी कि टैक्स ईयर 2004 में लिया था, और अब तुम टैक्स ईयर 2009 में हो, तो 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5 साल ये टैक्स हो चुका है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंशियल आएगा इसे हम 10 सालों पे टैक्स करवाएंगे। तो 175 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 लाख माइनस दिस डिवाइडेड बाय 10, 21,250 आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जाहिद ने नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट लिया 3 लाख का, विच वॉज पार्टली यूज टू रिपे द डिपॉजिट ऑफ 175
फ्रॉम द प्रीवियस टेनेंट, यानी पुराने टेनेंट से 175 लिए थे, 3 लाख में से 175 वापस कर दिया। पुराने टेनेंट से ये 175 लिए थे जुलाई 2003 में, यानी कि टैक्स ईयर 2004 में। अभी आप बैठे हुए हो टैक्स ईयर 2009 में। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने कहा पुराने वाले के 175 के अमाउंट को अगर मैं डिवाइडेड बाय 10 करूं तो 1 साल का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। टैक्स ईयर 2004 से लेकर टैक्स ईयर 2008 तक 4, 5, 6, 7, 8, 9 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 9 में तो वापस कर रहे हैं ना, तो जिस साल रिफंड करते हैं उस साल टैक्सेशन नहीं होती उसकी। तो ये 2004 से लेकर 2008 तक 5 दफा टैक्स हो चुका है। तो पुराने वाले का इतना अमाउंट ऑलरेडी टैक्स हो चुका है। नए वाले के अमाउंट में से पुराने वाले के अमाउंट माइनस की, जो डिफरेंस आया उसे 10 सालों पे आप टैक्स करवाएंगे। कैलकुलेशन किसी ने चेक की है? $21,250। अच्छा, यहां पे रिपेयर पे खर्चा किया है, लेकिन ये हमारे लिए इररिलेवेंट है क्योंकि हम 1/5 रिपेयर अलाउंस क्लेम करेंगे। पहले हम सेकंड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। अ बंगलो वाज रेंटेड टू अ बैंक। Zahid and his younger brother are the joint owners of the bungalow in the ratio of 60-40 respectively। एक और बैंगलो रेंट पे दिया है, लेकिन जाहिद उसका अकेला मालिक नहीं है, वो और उसका भाई मालिक है 60-40 की रेशो में। The annual rent agreed with the bank was 6 million, which is inclusive of 1 lakh per month for utilities, cleaning and security deposit, security। अब हमें पता है कि यूटिलिटीज वगैरह के जो पैसे हैं ये हमारे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होता है। जाहिद पेड 35,000 पर मंथ फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज, और जाहिद ने 35,000 रुपए का खर्चा भी किया है। अब यहां देखना, देखो तुम्हारे पास जो एनुअल रेंट है वो कितना है? 6 मिलियन। एनुअल रेंट कितना है? 6 मिलियन। लेकिन इसके अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ यूटिलिटीज की भी शामिल है। तो अगर मुझे मंथली रेंट कैलकुलेट करना है तो मैं 6 मिलियन को डिवाइडेड बाय 12 कर दूं, तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 ही आ जाएगा 5 लाख। और इसमें से मैं अदर सर्विसेज के पैसे माइनस कर दूं जो कि 1 लाख है, तो बकाया कितने बचेंगे? 4 लाख। ये वो रेंट है, ये वो रेंट है जो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रेंट है, ये वो रेंट है जो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रेंट है। लेकिन अब टैक्सेशन कैसे होगी? 4 लाख प्रॉपर्टी रेंट पे कब दी? सर प्रॉपर्टी रेंट पे पहले दिन ही दी है, तो 12 महीने। और इसका हिस्सा कितना है घर के अंदर? 60-40, तो मल्टीप्लाई बाय 60% कर दें या 60 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, बात एक ही है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60%, ये आ गया 2.88 मिलियन, ये आ गया 2.88 मिलियन। फिर यहाँ पे इन्होंने अमेनिटीज वगैरह के पैसे हैं, इसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएंगे, और कोई एक्सपेंसेस अलग से दिए नहीं है। तो ये हमारी जाहिद की रेंटल इनकम आ गई 4,80,000, 21,250 और 2,880,000 3,381,250। अब ये अपार्टमेंट था, ये बेंगलो था, यानी कि दोनों बिल्डिंग की कैटेगरी में आता है, तो लेस कर देंगे रिपेयर अलाउंस। और तो सवाल में कोई खर्चा दिया हुआ नहीं है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से पर्टेनिंग, तो सिर्फ रिपेयर अलाउंस ही माइनस करेंगे। तो 3,381,250 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 676,250, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी 2,705,000, 2,705,000। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कैलकुलेट करनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? हमारे पास जो एंसिलरी सर्विसेज थी, इसकी मद में हमें कितना मिला है? 1 लाख। तो अगेन 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60%, ये आ गया 720। इससे लेस कर देंगे एक्सपेंसेस,
वो कितने थे सर? वो थे 35,000 पर मंथ। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60%, इस अजम्पशन पे कि ये 35,000 पूरी क्लीनिंग सर्विसेज के हैं। तो चूंकि मैं क्लीनिंग सर्विसेज का भी सिर्फ 60% रेंट इनकम में लेके जा रहा हूं, तो एक्सपेंसेस को भी 60% ही क्लेम करूंगा। ये आ जाएगा 2,52,000 नहीं आ रहा मेरे पास, 2,52,000 आ रहा है। अच्छा टोटल बता रहे, ये माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी 720 माइनस 252 468, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। और इस सवाल में कोई एग्जामिशन वगैरह तो है ही नहीं, तो यही हमारी टैक्सेबल इनकम भी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 2705,000 प्लस 468,000 3173,000। सही हो गया? मुझे बताएं मगरिब का टाइम हो गया या हम एक और सवाल सॉल्व कर सकते हैं? लेकिन ये देख लीजिएगा, बड़ा सवाल है तो उसमें 20 मिनट तक लगेंगे। ठीक है, तो मगरिब का टाइम हो गया तो मगरिब पढ़ लें आप लोग। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास ऑटम 19 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। 10 मार्क की वेटेज है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। इसमें हमारे पास अगेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह भी हैं। कहता है, पहले रिक्वायरमेंट रीड करते हैं। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम टैक्सेबल इनकम ऑफ अमजद फॉर द टैक्स ईयर 2009। हमें यहाँ पर अमजद की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है टैक्स ईयर 2009 के लिए। अगेन हम एक एक एडजस्टमेंट रीड करते जाएंगे, प्लॉट करते जाएंगे। क्या कहता है? ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2009 अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 1, on 1st July 2008 Amjad purchased a factory building in Sakkar along with the installed plant and machinery at a price of 9 million and 3 million respectively. To manage the shortage of fund of 2 million, he borrowed the same on 1st July 2008 from his friend Shamshad through a cross check, and the loan carry interest at the rate of 18% per annum. On 1st January 2009, he let out this building along with machinery to Basit at a monthly rent of 5 lakh payable in advance. अब देखें, इस पूरी एडजस्टमेंट में फैक्ट्री की बात हो रही है, फैक्ट्री बिल्डिंग की बात हो रही है, इंस्टॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये रेंट ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी है। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। तो मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेस छोड़ देता हूं। नेक्स्ट पेज से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमारे पास रेंट ऑफ फैक्ट्री। अच्छा, वैसे तो मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन यहां पर चूंकि एडजस्टमेंट्स आ रही हैं तो उनको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। 1 जुलाई पे बिल्डिंग फैक्ट्री परचेज की है, लेकिन रेंट आउट की है 1 जनवरी X9 पे, और मंथली रेंट है 5 लाख। तो हमारे पास 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, यह आ जाएगा 3 मिलियन, यह आ जाएगा 3 मिलियन। फिर बिल्डिंग परचेज की है 9 मिलियन, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है 3 मिलियन। तो यहां पर हमें डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मिलेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमें फैक्ट्री के अगेंस्ट बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मिलता है। बिल्डिंग है 9 मिलियन की। डेप्रिसिएशन का रेट वैसे तो आपको सवाल में गिवन होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, लेकिन मुझे तो वैसे याद ही होगी, आपको भी याद ही हो गया होगा कि 9 मिलियन का 10% 9 लाख। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी की भी बात की है कि प्लांट एंड मशीनरी 3 मिलियन। थोड़ा सा सवाल के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि ये प्लांट एंड मशीनरी न्यू है या ओल्ड है।
क्योंकि अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी हो तो फिर हम इनिशियल अलाउंस भी लेंगे और डेप्रिसिएशन भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है। तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि यार इंस्टॉल्ड प्लांट एंड मशीनरी इस फैक्ट्री में पहले से इंस्टॉल्ड थी, तो ये ऑलरेडी यूज्ड होगी, मैं इस पर इनिशियल अलाउंस नहीं ले रहा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3 मिलियन का 15%। और मज़ीद अगर आप चाहें तो ये वाली बात लिख दिया करें जब इस तरह की कोई एजम्पशन लें। अज्यूमिंग प्लांट एंड मशीनरी इज ऑलरेडी यूज्ड इन पाकिस्तान, तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इनिशियल अलाउंस नहीं लिया, तो वो सोच समझ के नहीं लिया कि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है। तो 3 मिलियन का 15% आ जाएगा 4.5 लाख। अच्छा, फिर हमने इस बिल्डिंग के अगेंस्ट 2 मिलियन के फंड्स भी लिए थे 1 जुलाई एक्साइड पे 18% पे, तो इंटरेस्ट भी लेंगे 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18%। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल है, वो सवाल ये है कि बिल्डिंग हमने परचेज की 1 जुलाई X8 पे, लोन भी हमने लिया 1 जुलाई X8 पे, लेकिन रेंटल इनकम हमने जनरेट करना स्टार्ट की 1 जनवरी X9 पे। तो मैं इंटरेस्ट 6 महीनों का माइनस करूं या 12 महीनों का माइनस करूं? इसी तरह से जो हमने लास्ट सवाल देखा था, लास्ट सवाल में भी लास्ट सवाल जो देखा था उसमें भी हमने रेंट लिया था 11 महीनों का, हमारे पास रेंटल इनकम 1 अगस्त से 11 महीनों की आ रही थी, लेकिन मैंने जो एक्सपेंसेस क्लेम किए थे उसको मैंने 11 मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट नहीं किया था, उसको मैंने 11 मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट किया था, वो मैंने पूरे पूरे क्लेम कर लिए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस सिनेरियो में, इन तरह के सिनेरियोस में मैं ये समझता हूं, मैं ये अजम्पशन लेता हूं कि प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट डे 1 से थी, प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट डे 1 से थी, हमें किराएदार बाद में मिला। तो अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट डे 1 से और हमें किराएदार बाद में मिले तो फिर हम एक्सपेंस पूरा ही क्लेम करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट भी पूरे 12 महीनों का ले रहा हूँ। ये भी लिख दें कि अज्यूमिंग प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर रेंट फ्रॉम 1 जुलाई X8, तो 2 मिलियन का 18% आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000। अभी मैं टोटल नहीं कर रहा, हो सकता है इसमें कुछ और एडजस्टमेंट्स वगैरह आ रही हो। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, लोन जो इसने लिया है, लोन जो इसने लिया है वो क्रॉस चेक के थ्रू लिया है। अगर इसने लोन खुदा ना खास्ता कैश में ले लिया होता तो हम अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ते हैं कि अगर आपने कैश में कोई लोन लिया तो वो लोन फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। देन आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 2008 Amjad let out his residential property in DHA Karachi to Mirza Limited at a monthly rent of 3 lakh. Rent for the 2 years was received in advance on 1st August 2008. अगेन रेंटल इनकम एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होती है, तो इन एडवांस का कुछ भी नहीं करना, 2 साल का रेंट एडवांस में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 जुलाई पर हमने प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, 3 लाख रुपए किराया, तो हमारे पास ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, सॉरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। रेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 3.6 मिलियन। और यहाँ पर इन रिपेयर अलाउंस भी क्लेम करेंगे, लेकिन एक साथ वो एक्सपेंसेस पे आऊँगा तब कर लूँगा, और बाकी तो इस एडजस्टमेंट में कुछ है नहीं। पॉइंट नंबर 3, ऑन 1 जुलाई 2008 अमजद entered into an agreement with Zishan for the sale of his plot situated in Quetta for 50 million। एक बच्चे ने कहा कि सर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिया। सर डेप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलाउ होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सिर्फ फैक्ट्री के अगेंस्ट अलाउ होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कह रहे 1 जुलाई X8 पे अमजद ने एक एग्रीमेंट किया जिशान के साथ एक प्लॉट, अब देखो यहां पे प्लॉट की बात हो रही है 50 मिलियन का सेल करने के लिए। The plot had been purchased for 40 million in 2004. Under the terms of the sale, he received 5 million at the time of signing the agreement and the balance was be paid on 30 September X8.
However, due to financial difficulties, Zishan failed to pay the amount on the due date and consequently Amjad forfeited the advance in accordance with the terms of the agreement. इसने अपना एक प्लॉट सेल किया 50 मिलियन का, 5 मिलियन एडवांस ले लिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो इसने ये जो एडवांस का अमाउंट था ये फोरफीट कर लिया. इसे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाते हैं, फोरफिटेड डिपॉजिट. और याद दहानी के लिए मैं लिख देता हूं कि यहां पर ये जो फोरफिटेड डिपॉजिट है ये लैंड के अगेंस्ट है 5 लाख, ताकि मुझे पता हो कि इस पे मुझे रिपेयर अलाउंस नहीं लेना. देन फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड बाय अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन सक्कर एंड कराची. देखो कराची में, सक्कर में ये थी और कराची में ये थी. अच्छा, पहले मैं सक्कर वाले को देख लेता हूं क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा रहा है. तो ये भी अलाउ होगा, ये भी अलाउ होगा, ये भी अलाउ होगा, ये भी अलाउ होगा, सारी एक्सपेंसेस अलाउ होंगे. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, बिल्डिंग सब अलाउ होगा. तो हमारे पास लेस अदर एक्सपेंसेस एक साथ ही लिख देता हूं, 5,20,000. ये हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगी. $3 million माइनस 9 लाख माइनस 4.5 लाख माइनस 360 माइनस 520 770. किसी ने सवाल पूछा कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेते हैं. ये आंसर इज यस. यस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेते हैं. इसके बाद कराची के प्रॉपर्टी में देखो बिल्डिंग पे इन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम 1/5 ऑफ द रिपेयर अलाउंस लेंगे. ग्राउंड रेंट और इंश्योरेंस बिल्कुल लेंगे. तो लेस रिपेयर अलाउंस, लेकिन रिपेयर अलाउंस इन दोनों की टोटल पे मत ले लेना क्योंकि ये लैंड के अगेंस्ट है. रिपेयर अलाउंस सिर्फ इस पे मिलेगा, बिल्डिंग के अगेंस्ट. तो 3.6 मिलियन का 1/5 यह आ जाएगा 7,20,000. फिर हमारे पास इस सवाल में ग्राउंड रेंट भी है, हमारे पास इस सवाल में इंश्योरेंस भी है. ग्राउंड रेंट है 10, इंश्योरेंस है 20, तो 10,000 20,000. देखिए सवाल देखने में कितना लेंदी लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल है हार्डली 7-8 मिनट में सॉल्व हो गया होगा. ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी. मैं देख लूँ मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया. ये अकाउंट फॉर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब हो गया. तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है 3.6 मिलियन प्लस 5 लाख माइनस 720 माइनस 10,000 माइनस 20,000. 3350 ही बन रहा है. 3350,000 3350,000 ये आ गई हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. ये था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल, और यही हमारी टैक्सेबल इनकम है. 3350 प्लस 770 ये आ गया 4120. यहां तक हमारे सवाल कंप्लीट होता है. अगला सवाल काफी चैलेंजिंग है, काफी घुमा फिरा के इसमें डेटा दिया हुआ है, खिचड़ी बनाई हुई डेटा की, तो इसको ध्यान देकर देखना है, रीड करना है, सॉल्व करना है. ऑटम 22 की अटेम्प्ट का सवाल है. क्वेश्चन नंबर 22, 8 मार्क की वेटेज है सवाल की. रिक्वायरमेंट में कहता है under the provision of income tax ordinance 2001 and rules made thereunder, compute the total income of Kashif under appropriate head of income for the tax year 2023. Kashif is a resident filer who owns a single story bungalow in Karachi including a basement. इसके पास एक बैंगलो है जो कि सिंगल स्टोरी है और साथ में इसमें बेसमेंट भी है. He used the basement portion of the bungalow which constitutes 20% of the bungalow area फॉर स्टोरिंग हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स. देखो इस प्रॉपर्टी में एक फ्लोर है और एक बेसमेंट है, और बेसमेंट जो है वो टोटल प्रॉपर्टी का 20% है,
और बेसमेंट को जो है वो पर्सनल चीजों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि वो अपने जाती कामों के लिए इस्तेमाल करता है। ऑन फर्स्ट, अब कौन सी अजान हो गई? मगरिब की हो गई। ऑन 1 अक्टूबर 2019 ही रेंटेड इज बेंगलोर एक्सक्लूडिंग द बेसमेंट पोर्शन। इसने बेसमेंट रेंट पे नहीं दिया, सिर्फ बेंगलोर रेंट पे दिया है। टू अहमद अंडर अ 3-year रेंटल एग्रीमेंट। अदर डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट आर गिवन बिलो। मंथली रेंट है 3 लाख, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 3.5 मिलियन और मंथली सिक्योरिटी चार्जेस है 40,000। अब मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग शायद इस्लामाबाद लाहौर में बैठ के क्लास ले रहे हैं, कुछ लोग कराची में, तो शायद वहाँ मगरिब का टाइम अलग अलग हो, मैनेज कर लीजिएगा। तुम्हारे पास 3 लाख का मंथली रेंट है, 3.5 मिलियन का नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 40,000 रुपए सिक्योरिटी चार्जेस के हैं। तो ये वाली दो चीजें तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। आगे कहता है इन एडिशन टू द अबव काशिफ ऑल्सो प्रोवाइड अहमद विद बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटर ड्यूरिंग लोड शेडिंग एट अ मंथली चार्ज ऑफ 50,000। जनरेटर भी दे रहा है साथ साथ, तो ये वाली इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगी। एंड द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बेंगलोर। और बेसमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो बेंगलोर से डिफरेंट है, अलग है। ऑन 30 सितंबर 2022 द रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूडेड एंड काशिफ एग्रीड टू सेल द एंटायर बेंगलोर टू अहमद। The non-adjustable amount deposit was retained as a down payment for the purchase। कह रहे 30 सितंबर 2022 पे ये एग्रीमेंट कंक्लूड हो गया। अब इसने ये प्रॉपर्टी अहमद को बेच दी और अहमद को जो ये पैसे वापस करने थे ना 3.5 मिलियन, यही पैसों को इसने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डाउन पेमेंट बना दिया। ऑन 25 अक्टूबर 2022 अहमद बैक्ड आउट ऑफ द डील एंड डिक्लाइन टू परचेज द बेंगलोर। एज पर द एग्रीमेंट काशिफ फोरफीटेड द नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट। बहुत अच्छा सवाल है ये। फिर अहमद अपनी बात से मुकर गया तो हमने उसका डिपॉजिट फोरफीट कर लिया। फिर कहता है ऑन 1 नवंबर 2022 ही रेंटेड द बेंगलोर टू अ न्यू टेनेंट राशिद अंडर अ रेंटल एग्रीमेंट विद द टर्म्स सेम एज अबव। अब इसने दोबारा इन्हीं टर्म्स के ऊपर एक नए किराएदार को यह मकान दिया, राशिद को। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ 360 टू द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बेंगलोर एंड इनकर्ड 4.5 लाख फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। बहुत ही जबरदस्त सवाल। अब सवाल में यह बात हो रही है टैक्स ईयर 2023 की। टैक्स ईयर 2023 का मतलब है 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023। सही है। हमारा रेंट एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2019 पे और ये 3 साल का रेंट एग्रीमेंट था। तो 1 अक्टूबर 2019 से 3 साल का मतलब है 30 सितंबर 20, 30 सितंबर 21 और 30 सितंबर 22। इसीलिए देखो यहां पे कहा है इसने कि 30 सितंबर 2022 पे रेंट कंक्लूड हो गया, यानी एग्रीमेंट खत्म हो गया। और फिर ये नया सिलसिला शुरू हो गया कि पहले बेचा, फिर नहीं बिका, फिर दूसरे किराएदार को रेंट पे दे दिया। अब बड़ा ध्यान से देखभाल के हमें इस सवाल को करना है। हमारे पास काशिफ है और टैक्स ईयर 2023 के लिए हम ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है यहां पर, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हैं यहां पर। देखो टैक्स ईयर 2022 में 30 सितंबर तक काशिफ से कितनी रेंटल इनकम आएगी? जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर काशिफ से कितनी रेंटल इनकम आएगी? 3 महीने की। जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की। तो हमारे पास रेंट आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 लाख का रेंट था। हमें अहमद से कितना रेंट आया? 3 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट था। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट हमने अक्टूबर 2019 में लिया था,
अक्टूबर 2019 का मतलब है कि टैक्स ईयर 2020 में लिया था, टैक्स ईयर 2020 में लिया था। 2022 में ये हमने बेंगलोर जब इसको सेल किया, मतलब हमारा रेंट जब कंक्लूड हुआ तो हमने ये इसको रिफंड करना होगा, हमने उसको एक तरह से रिफंड कर दिया और फिर चूंकि हमने वो प्रॉपर्टी इसी को बेच दी तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रिफंड नहीं हुआ, ये रिफंड हुआ है, लेकिन रिफंड होकर वही सिक्योरिटी डिपॉजिट बन गया। तो चूंकि ये अमाउंट रिफंड हो गया तो अब इसकी टैक्सेशन नहीं होगी, अब अहमद वाले अमाउंट की टैक्सेशन नहीं होगी। अच्छा, मंथली सिक्योरिटी चार्जेस भी है 40,000 के, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां लिखा था कि हमने जनरेटर भी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी भी दी है, उसके कितने पैसे हैं 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या यहां तक मेरी कहानी समझ आ रही है आप लोगों को? हमने ये एग्रीमेंट यहां शुरू किया, यहां खत्म हुआ। टैक्स ईयर 2023 में 3 महीने सिर्फ इसको रेंट पे दिया है, तो 3 महीने का रेंट ले लिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, 3 महीने की सिक्योरिटी चार्जेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, 3 महीने की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इस वाले सिक्योरिटी डिपॉजिट की टैक्सेशन क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि टैक्स ईयर 2023 में 30 सितंबर पे ये रेंट एग्रीमेंट कंक्लूड हो गया, यानी अमाउंट रिफंड कर दिया, तो इस अमाउंट की टैक्सेशन नहीं होगी। यहां तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, फिर क्या हुआ? हमने इसको एग्रीमेंट किया प्रॉपर्टी को सेल करने का, इसका डिपॉजिट जो है वो डाउन पेमेंट बन गया। 2022 में ये मुकर गया तो हमने इसकी डाउन पेमेंट को फोरफीट कर लिया, यानी कि हमारे पास फोरफीटेड डिपॉजिट का एक अमाउंट आ गया 3.5 मिलियन। फोरफीटेड डिपॉजिट का अमाउंट आ गया 3.5 मिलियन। सही है। फिर जब इसने प्रॉपर्टी खरीदने से मना कर दिया, हमने इसके पैसे फोरफीट कर लिए, तो 1 नवंबर पे हमने ये प्रॉपर्टी एक नए किराएदार राशिद को दे दी। कब दी है? 1 नवंबर पे, और सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दी है, यानी कि यही रेंट, यही डिपॉजिट, यही चार्जेस, यही कुछ। अब नवंबर से लेकर 30 जून 23 तक कितने महीने बनते हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये बनते हैं 8 महीने। तो अब राशिद से हमें 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 8 और 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8। 1 नवंबर पे मैंने नए किराएदार को जब ये बेंगलोर दिया रेंट पे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने ये वाला रेंट आएगा, ये वाले चार्जेस आएंगे, ये वाले चार्जेस आएंगे। तो मैंने अपने 8 महीनों का मजीद अमाउंट ऐड कर दिया। ये रहा ना फोरफीटेड डिपॉजिट, खाए तो है। क्या सवाल है इरम? और अभी आते हैं ना, सवाल भी पूरा थोड़ी हुआ है। अच्छा, जब नए टेनेंट को हमने रेंट पे दिया तो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दिया, यानी कि वो रेंट तो दे रहा है और उसने भी हमें ये सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया 3.5 मिलियन का। तो हमारे पास ट्रीटेड रेंट अंडर सेक्शन 16। अब ये जो 3.5 मिलियन है ये मुझे मिले हैं राशिद से, आर मैं लिख रहा हूं राशिद। इसमें से माइनस करेंगे वो 3.5 मिलियन के अमाउंट जो कि अहमद वाली थी, जिसको मैं ऑलरेडी टैक्स करवा चुका हूं। तो अहमद वाली अमाउंट को डिवाइडेड बाय 10 किया। अहमद वाली अमाउंट कब मिली थी सर? अहमद वाली अमाउंट मिली थी 1 अक्टूबर 2019 में, यानी कि टैक्स ईयर 2020 में। और ये कितनी दफा टैक्स हो चुकी है? ये 2020 में टैक्स हो चुकी है, 21 में टैक्स हुई होगी, 22 में टैक्स हुई होगी, और 2023 में हमने इसको रिफंड कर दी। तो 2020, 2021 एंड 2022 3 दफा ये टैक्स हो चुकी है, मल्टीप्लाई बाय 3। ये राशिद के 3.5 मिलियन में से अहमद के 3.5 मिलियन के 3 साल के अमाउंट को माइनस करके अब जो डिफरेंशियल आएगा ये हमारा 10 साल पे टैक्स होगा। तो ये आ जाएगा 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 3.5 मिलियन माइनस दिस डिवाइडेड बाय 10, 245,000 ही बन रहा है ये।
अच्छा, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशंस खत्म नहीं हुई, अभी तो मैंने इनकम देख ली मोटी मोटी। आखिर में कह रहा है काशिफ पेड सैलरी ऑफ 360,000 टू द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बेंगलोर एंड इनकर्ड 4.5 लाख फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अब देखो, सिक्योरिटी गार्ड जब बेंगलोर की हिफाजत कर रहा है तो वो तो पूरे बेंगलोर की हिफाजत कर रहा है, वो सिर्फ पहली माले की थोड़ी कर रहा है, वो तो पूरे बेंगलोर की हिफाजत कर रहा है। और पूरे बेंगलोर में से 20% अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो मैं जो सिक्योरिटी गार्ड के चार्जेस यहां माइनस करूंगा, वो कितने माइनस करूंगा, 3,60,000 का 80%, 3,60,000 का 80%। लेकिन फिर इसने कहा है कि जनरेटर पे इसका खर्चा हुआ 4.5 लाख रुपए का। इसने घुमा फिरा के बता दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द बेंगलोर, कि जनरेटर सिर्फ उसने बेंगलोर के लिए इस्तेमाल किया, बेसमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं इसको 80% नहीं करेंगे, ये हम पूरा 4.5 लाख माइनस करेंगे। मतलब कॉन्सेप्चुअली कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस इंफॉर्मेशन बहुत खिचड़ी बना के दी हुई इन्होंने, यहां से वहां कर रहा है बार बार। सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट फॉर कर ली, इस पैरा को देख लिया था, इसे अकाउंट फॉर कर लिया, इससे कर लिया, इससे कर लिया, इससे कर लिया, इसे भी देख लिया, इसे भी देख लिया, इसे भी देख लिया, सब कुछ हो गया। अब चीज़ों को बंद करना है। बंद करने से पहले रेंट का अमाउंट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 11, 3.3 मिलियन। तो हमारे पास टोटल रेंटल इनकम आ जाएगी 3.3 मिलियन प्लस 3.5 मिलियन प्लस 245, 7045,000। अब सवाल में हमें कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा नहीं दिया, लेकिन सारी चीजें हमारी बेंगलोर से पर्टेनिंग है। रेंट भी बेंगलोर का है, फॉरफिटेड डिपॉजिट भी बेंगलोर का है, ट्रीटेड रेंट भी बेंगलोर का है। तो हम क्या करेंगे, लेस रिपेयर अलाउंस 1/5, 7045 का 1/5 ये आ जाएगा 1409, क्या आ जाएगा 1409,000। तो 7045 माइनस दिस ये आ जाएगा 5636,000। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गई, ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन गई। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 11 यह आ जाएगा 4,40,000, 5,50,000, 360 का 80% यह आ जाएगा 288। तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी, और दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल और टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। $4,40,000, 550 माइनस 288 माइनस 450, यार है 252,000। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल करूंगा तो हमारे पास टोटल और टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो 252 प्लस 5636 ये आ गया 5,888, ये आ गया 5,888,000। क्लियर है यहाँ तक? ये जो आप लोग नंबर बता रहे 7045 ये क्या चीज़ है? अच्छा ये सही है। तो एक अच्छा सवाल है, इसको आप एक बेंचमार्क सवाल के तौर पे मार्क कर सकते हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी पूछी हैं यहाँ पे। देन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास अगेन एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इस सवाल के अंदर हम सैलरी भी देखेंगे, इस सवाल के अंदर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी देखेंगे, और मेरे ख्याल इसके अंदर एक आधी और एडजस्टमेंट्स वगैरह भी आ रही हैं। सर न्यू टेनेंट की 9 मंथ्स की इनकम क्यों नहीं ली? क्योंकि न्यू टेनेंट को जो रेंट पे दिया है ना प्रॉपर्टी, वो 1 नवंबर पे दिया है। तो नवंबर से 30 जून तक काउंट करोगे तो ये 8 महीने बनेंगे। जी सर, सिक्योरिटी गार्ड की मैंने फुल मंथ की सैलरी, फुल ईयर की सैलरी ली है, क्योंकि 1 महीना जब मैं प्रॉपर्टी को बेच रहा था, तो मैं बेच रहा था ना, तो वो भी तो प्रॉपर्टी रेंटल, वो भी तो प्रॉपर्टी इनकम जनरेट करने के लिए अवेलेबल थी ना। मतलब मैं बेचने की नीयत से ही मैंने रखी हुई थी 1 महीना, बीच में जो 1 महीने का गैप आया, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उस महीने में हिफाजत की, तो वो भी इनकम जनरेट करने के लिए था। ऑलराइट, इस सवाल को मैं एक एक पॉइंट रीड करता जाऊंगा, सॉल्व करता जाऊंगा। रिक्वायरमेंट पे पहले रीड आता हूं।
Under the provision of income tax ordinance and rules made thereunder, compute the total income, taxable income of Noman for the tax year 2021. Show all relevant exemption, exclusions and disallowances. हमारे पास टैक्स पेयर है नोमान और टैक्स ईयर है 2021. अच्छा जी, कहता है Noman has been working as a as a manager finance in Dua Limited, a public listed company. एक public listed company है. For many years, he received the monthly installments from ML during the year ended 30 जून 2021. कह रहा है मंथली इसे ये सारा अमाउंट यहां से मिला है. बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस. तो सैलरी की हेडिंग देते हैं. बेसिक सैलरी 1,20,000. अच्छा, मेडिकल अलाउंस है तो हमें ये देखना होगा कि कोई मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं है. तो ये कंपनी मेंटेन कार है, ये प्रोविडेंट फंड है, ये लाहौर भेजा गया है, ये बोनस है, ये लोन है और ये इंटरेस्ट इनकम और एडवांस रेंट है. ठीक है, तो इसके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है. मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होगा. तो मैं कैसे करूंगा? मेडिकल अलाउंस एक्चुअल 20,000 पर मंथ. तो 20,000 पर मंथ ये बन जाएगा 2,40,000. इससे लेस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर लेता हूँ. 1,20 इंटू 12 14,40,000 और 14,40,000 का 10% होगा 1,44,000. तो जब 2,40,000 की सैलरी से 1,44,000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 96,000. तो 96,000 का मेडिकल अलाउंस टैक्स होगा और ये जो 1,40 वाला अमाउंट है ये एग्जेम्प्ट है. इसको एग्जेम्प्ट में दिखाएंगे भी. हाउस रेंट अलाउंस. सर हाउस रेंट अलाउंस के केस में क्या करेंगे जरा बताएं मुझे. हायर ऑफ व्हाट? हायर ऑफ किन दो चीजों का हायर लेते हैं सर? %45 ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट. ये नहीं करना, ये नहीं करना. ये अलाउंस है, हाउसिंग अकोमोडेशन नहीं है. ये अलाउंस दिया कंपनी ने इसको. तो यहां पे हायर ऑफ वाली कहानी नहीं करनी. जो 60,000 का अमाउंट है यही टैक्स हो जाएगा. ये मिक्स मत कर देना. अलाउंस की टैक्सेशन और परक्विजिट की टैक्सेशन अलग अलग है. तो 7,20,000. अच्छा, फिर क्या कहता है? कंपनी मेंटेन कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज. द कार वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ 1.4 million. As per the company policy, Noman purchased this car at a book value of 4.5 लाख on completion of 5 year 30 जून 2021. Fair market value of this car on the date of sale to Noman was 1 million. अब इस एडजस्टमेंट को ध्यान से रीड करना है. पहले कंपनी ने इसको कार दी हुई थी ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए. कंपनी ने यह कार खरीदी थी 14 लाख रुपए की. फिर 30 जून 21 पे, यानी कि हमारा टैक्स ईयर 2021 है ना, तो साल के आखिरी दिन कंपनी ने नुमान को यह गाड़ी बेच दी 4.5 लाख की और इस वक्त इस गाड़ी की वैल्यू 1 मिलियन थी. तो अब यहां पे दो बेनिफिट्स हैं. एक है व्हीकल कि कंपनी ने इसको 14 लाख की गाड़ी पर्सनल और ऑफिशियल यूज के लिए दी है, तो 14 लाख का 15% ये मोटर व्हीकल का बेनिफिट है. और साल के आखिरी दिन कंपनी ने ये व्हीकल इसको बेच दी जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू है 1 मिलियन. लेकिन इसको कितने की दी है? इसको दी है बुक वैल्यू 4.5 लाख पे. ऐसा ही है. नुमान परचेज द कार एट अ बुक वैल्यू ऑफ 4.5 लाख. फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट इज 1 मिलियन. तो 1 मिलियन माइनस 4.5 लाख की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा और 1 मिलियन 1.4 मिलियन जो एम्प्लॉयर की कॉस्ट थी इसका 5% इसका व्हीकल बेनिफिट हो जाएगा. फिर प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 18,000 पर मंथ टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एन अमाउंट इक्वल टू
was also contributed by Noman to the fund. अब देखो नोमान ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है ना यहां से लेकर यहां तक, नोमान ने जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है इसको आपने सेपरेटली कुछ नहीं करना, ये इसी एक 20 में से कंट्रीब्यूट किया होगा। तो हम तो एक 20 ऑलरेडी टैक्स करवा चुके हैं, तो अब इसको अलग से कुछ भी नहीं करना। एम्प्लॉयड ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 18,000 पर मंथ, और इंटरेस्ट इनकम आई है 18% के हिसाब से एक्यूमुलेट बैलेंस के ऊपर। यहां पे चीजें आएंगी, देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना है 18,000 पर मंथ, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 2,16,000। अब इसमें से लेस करेंगे लोअर ऑफ टू थिंग्स, एक 1.5 लाख और दूसरा 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। इस सवाल में इसका डीएनएस अलाउंस वगैरह नहीं है, तो बेसिक सैलरी का 10%। बेसिक सैलरी कितनी थी 14,40,000, तो इसका 10% आ जाएगा 1,44,000। अब इन दोनों का जब मैं लोअर देखता हूं तो वो कितना है 1,44,000। तो 2,16,000 में से जब आप इन दोनों का लोअर 1,44,000 माइनस करेंगे तो 216 माइनस 1,44,000 ये आ जाएगा 72,000। ये इसकी सैलरी में टैक्स हो जाएगा, ये इसकी सैलरी में टैक्स हो जाएगा। हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिया एक्चुअल, माइनस किया लोअर ऑफ 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, और जो भी एक्सेस अमाउंट आया है ये सैलरी में टैक्स हो जाएगा। इसी तरह की मिलती जुलती कहानी हमें इंटरेस्ट में भी करनी है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब देखो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, एक्चुअल इंटरेस्ट है 5,40,000। इसमें से हम लेस करेंगे हायर ऑफ टू थिंग्स, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। इस सवाल में डीएनएस अलाउंस नहीं है तो बेसिक सैलरी का ही 1/3 ले लेंगे, तो 14,40,000 का 1/3 यह आ जाएगा 4,80,000, यह आ जाएगा 4,80,000। अब एक मैथमेटिकल चीज है, हमें दूसरा लेना होता है 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस। यहां पर सवाल में एक्यूमुलेट बैलेंस नहीं दिया हुआ, इन्होंने दिया हुआ है कि इंटरेस्ट इनकम ऑफ 540 एट द रेट ऑफ 18% ऑफ द बैलेंस वाज क्रेडिटेड टू फंड। मुझे बैलेंस नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो 5,40,000 का इंटरेस्ट है ना, ये 18% का सूद है। तो अगर मैं 540 को 16 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर दूं तो 16% के हिसाब से इंटरेस्ट आ जाएगा। 5,40,000 का इंटरेस्ट 18% पे है, तो अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करके 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16% के हिसाब से इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 540 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 18, इत्तेफाक से ये भी 480 आ रहा है, ये इत्तेफाक से आ रहा है, ये हमेशा बराबर नहीं आएगा। अब इन दोनों का हायर 480 ही है। 5,40,000 में से जब आप 480 माइनस करेंगे तो 540 माइनस 480 यह आ जाएगा 60,000, यह आ जाएगा 60,000। देखो यहां देखो, जिसको समझ नहीं आया, एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, इसी का 18% इंटरेस्ट कितना बनता है 5,40,000, ऐसा ही है ना। इंटरेस्ट ऑफ 540 एट द रेट ऑफ 18% ऑफ एक्यूमुलेट बैलेंस, यानी कि जो भी एक्यूमुलेट बैलेंस है इसका 18,540 है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस बताओ कितना है, तो तुम क्या करोगे 540 को 18% से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 18%, 3 मिलियन, यानी कि इसका बैलेंस कितना है 3 मिलियन। और अगर मैं कहूं तुम्हें 3 मिलियन का 16% कितना बनेगा, तो 3 मिलियन को 16% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4,80,000 बनेगा। यही काम ये मैंने शॉर्टकट से कर लिया था, सही है। फिर ऑन 1 जुलाई 2020 he was transferred to Lahore and was paid a relocation allowance of 300,000। जरा बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए इसका। फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज,
क्यों सर आप इसको टैक्स क्यों नहीं करवा रहे? पहले तो ये कि ये एक दफा पे किया गया है, कोई फिक्स्ड बेसिस पे या रेगुलरली पे नहीं किया गया। दूसरा, ही वॉज ट्रांसफर्ड, कंपनी ने उसको ट्रांसफर किया है। तो मैं समझ रहा हूं कि जब कंपनी ने इसको ट्रांसफर किया तो कंपनी के अपने काम के लिए किया गया होगा। तो चूंकि कंपनी के काम के लिए इसको ट्रांसफर किया है तो ये एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए है, इस वजह से ये टैक्सेबल नहीं होगा। देन HR कमेटी अप्रूव अ बोनस ऑफ परफॉर्मेंस बोनस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ही रिसीव 4 लाख अ परफॉर्मेंस बोनस ऑन 15 जुलाई 2021। तो हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस 4 लाख रुपए का टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैक्स ईयर 2021 की, और ये रिसीव हुआ है 15 जुलाई 2021, यानी कि टैक्स ईयर 2022 में। तो ये अगले साल रिसिट बेसिस पे अगले साल टैक्स होगा, इस साल इसको टैक्स नहीं करवाएंगे। देन ऑन 1 अप्रैल 2021 obtain a loan of 5 million at 6% per annum to purchase a new house for his own use. First installment of the loan was paid on 30 June 21. He incurred a legal expense of 220,000 for obtaining the loan. 5 मिलियन का इसने लोन लिया है 6% के मार्कअप पे अपने लिए घर खरीदने के लिए। 30 जून 2021 पे लोन रिपे होगा और 20,000 रुपए के इसने लीगल एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। तो हमारे पास इंटरेस्ट फ्री लोन 5 मिलियन, 6% इंटरेस्ट तो चार्ज हो रहा है ना, तो बेनिफिट कितना है? 4% का। बेनिफिट कितना है? 4% का। और कब से कब तक? सिर्फ 1 अप्रैल पे लोन लिया है और पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून 21 पे होगी, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 21 तक 5 मिलियन है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे। तो 3/12, तो 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये आ गया 50,000। ये आ गया 50,000। ये भी हो गया। तो ये सारा एडजस्टमेंट यहां से लेकर यहां तक हो गई। अब आगे रेंट शेंट की और इंटरेस्ट इनकम वगैरह की बात है, यानी कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि यहां तक सैलरी हमारी मुकम्मल हो गई है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब आगे आते हैं। सर रिलोकेशन अलाउंस का मैंने ये बताया कि देखो इसको रिलोकेशन अलाउंस सिर्फ वन टाइम मिल रहा है 3 लाख रुपए, हर महीने फिक्स बेसिस पे नहीं मिल रहा। और कंपनी ने इसको ट्रांसफर किया है, तो जब कंपनी ने इसको ट्रांसफर किया है तो ये एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए है। अगर एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज पे वन ऑफ बोनस हो या वन ऑफ अलाउंस हो तो फिर हम उसे टैक्सेबल नहीं करवाते। ये बात हमने यहां पढ़ी थी। कि अगर एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए कोई अलाउंस दिया जाए और वो एक्चुअल हो, मतलब रेगुलरली ना दिया जाए, फिक्स बेसिस पे ना दिया जाए, तो ये टैक्सेबल नहीं होता। अच्छा, किसी ने कहा सर ये जो हमने इंटरेस्ट पे किया है तो ये डिडक्शन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में माइनस नहीं होगा? नहीं, हम इससे अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं ना, कोई इनकम जनरेटिंग एसेट थोड़ी खरीद रहे हैं। ये जो घर ले रहा है वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए कर ले रहा है। अगर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होती तो फिर बात होती। सर बोनस क्यों टैक्स नहीं करवाया? सर बोनस इसलिए टैक्स नहीं करवाया क्योंकि हम सैलरी कैश बेसिस पे टैक्स करवाते हैं। बात हो रही है टैक्स ईयर 2021 की, 1 जुलाई 20 से 30 जून 21। बोनस पर्टेन तो 2021 का करता है, लेकिन मिला कब है? 15 जुलाई 2021 पे, यानी कि टैक्स ईयर 2022 में या अगले साल टैक्स होगा, इस साल नहीं। देन ड्यूरिंग द ईयर Noman received interest income of 5,10,000 on his investment in defense saving certificate. The amount was net of withholding tax at the rate of 15% and zakat of 200,000 was deducted under the Zakat and Ushur Ordinance 1980. अब अगेन मैंने आपको अभी फिलहाल ये रिवाइज तो नहीं करवाया, लेकिन आई बिलीव कि आपको थोड़ी बहुत चीजें याद होगी कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है जिसपे इनकम टैक्स विदहोल्ड हो रहा है, ये हमारी फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। और फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम को हम अलग से टैक्स करवाते हैं, हम इस पे अलग से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अच्छी बात यह है कि सवाल में इन्होंने हमसे टैक्सेबल इनकम वगैरह मांगी है,
लाइबिलिटी तो मांगी नहीं है, लेकिन मैं चले बता दूंगा कैसे होगा, तो इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। फिर कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2020 he received advance rent of 1.2 million for 12 months for renting the office premises. The amount includes 4 lakh for utilities, cleaning and security. During the year 2021, Noman incurred the following expenditure in relation to the premises. अब अगेन बड़ी छुपी हुई इंफॉर्मेशन है। 1 अक्टूबर पे प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, 12 महीनों का किराया एडवांस में रिसीव कर लिया है, और 12 लाख में से 4 लाख रुपए यूटिलिटीज, क्लीनिंग और सिक्योरिटीज के हैं। देखिए यहां पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना वो एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ना वो कैश बेसिस पे टैक्स होता है। तो देखभाल क्या करेंगे। फिर हमें एक्सपेंसेस दिए हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस और यूटिलिटी, क्लीनिंग वगैरह। यहां देखो सैलरी है, इसके बाद आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट आएगा कितना, 12 लाख का किराया है 12 महीनों का, लेकिन इसमें 4 लाख यूटिलिटीज के हैं, तो 12 लाख में से 4 लाख हटा दें, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके जाएंगे। और ये किराया स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर से लेकर जून तक 9 मंथ्स बनते हैं, तो इसको हम कर देंगे 9/12। देखो ये 12 लाख रुपए एनुअल किराया है, इसमें से मैंने यूटिलिटीज का किराया माइनस कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी का किराया आ गया 12 महीनों का, तो इसको मैं 9/12 करूंगा तो 9 महीनों का अमाउंट आ जाएगा। तो 12 लाख माइनस 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/12, यह आ जाएगा 6 लाख। सही है। अच्छा, रेंट पे क्या दिया है, ऑफिस प्रेमिसेस, तो एक्चुअल रिपेयर अलाउंस मेंटेनेंस को इग्नोर कर देंगे और रिपेयर अलाउंस ले लेंगे 1/5, तो 6 लाख का 1/5 आ जाएगा 1,20,000। फिर इंश्योरेंस का खर्चा अलावा होगा 50,000, फिर एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस ये भी अलाउ होंगे, लेकिन एक लिमिट के साथ। एडमिन चार्जेस लोअर ऑफ एक्चुअल और 4% ऑफ रेंट, तो एक्चुअल कितने हैं 30,000 और 4% ऑफ रेंट का मतलब है कि 6 लाख का 4%, 6 लाख का 4% आएगा 24,000। इन दोनों का लोअर ऑब्वियसली 24,000, ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमारे पास यूटिलिटीज, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी, इसको मैं एंसिलरी सर्विसेज का नाम दे रहा हूं, और ये मैं पूरे टैक्स करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कैश बेसिस पे टैक्स होते हैं। इन्होंने कहा था अमाउंट एडवांस में ले लिया, किसी ने ये बता दिया, तो ये भी लिख देता हूँ, ये 4,06,000 है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो एंसिलरी सर्विसेज है ये कैश बेसिस पे 4 लाख टैक्स होगा, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हमने 2.5 लाख के यूटिलिटीज पे खर्चे किए, ये हमारे पास तो बहुत लंबा सवाल है। 4 लाख माइनस 2.5 लाख 1,50, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सही कैलकुलेट किए ना हमने, 6 लाख 1,20 माइनस 50 माइनस 24 4 लाख 6। सैलरी कितना है 14,40,000 प्लस 96 प्लस 720 प्लस 72 प्लस
60 + 50 किसने कैलकुलेट किया है? 2438। भी आपको लग रहा है सवाल हो गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे। 2438 का ही बन रहा है सैलरी का अमाउंट। किसी ने कैलकुलेट किया है? मेरे पास यही बन रहा है 2438। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया 243। और एक और है यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम। कौन सी सर? मेडिकल अलाउंस था ना इस सवाल में। जो हमारा 1/10 मेडिकल अलाउंस था, ये एग्जेम्प्ट था 1,44,000 का। इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम से दो चीजें माइनस होंगी तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम के लिए सैलरी का अमाउंट गलत कैलकुलेट किया मैंने। किसी ने 2508 बताया है। 14,40,000 96 + 720 + 72 + 60 + 50। मेरे पास तो यही बन रहा है 2438। तो 2438 4,06,000 और 1.5 लाख, ये आ जाएगा 2994 + 144। तो टोटल इनकम आ गई 3,138,000। 3,138,000। अब इससे हम माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम 1,44,000। और इस सवाल में हमारे पास एक डिडक्टेबल अलाउंस भी था। किसी को याद है कौन सा डिडक्टेबल अलाउंस था? ज़कात। जबरदस्त। जो मैंने एक पॉइंट अभी स्किप करवाया था प्रॉफिट ऑन डेट वाला, उसमें इन्होंने बताया था कि हमने 2 लाख रुपए की ज़कात पे की अंडर द ज़कात इनिशियल ऑर्डिनेंस। तो 3,138 - 2 लाख - 144, ये आ गया 2,794। ये आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम। अच्छा, फिर सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए मैं एफटीआर की इनकम यहाँ लिख देता हूँ ताकि एग्जामिनर को पता हो कि एफटीआर की इनकम भी हमें पता है। वो थोड़ा सा समझिएगा कैसे। कहता है नुमान रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,10,000। ये 5,10,000 रुपए इसने रिसीव किए ऑन इस इन्वेस्टमेंट इन ज़कात डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। फातिमा, आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि जो कंप्यूटेशन का फॉर्मेट है वो हमने लॉ से ड्राइव किया, लॉ से बनाया है। तो लॉ मेकर ने डिफाइन किया है कि टोटल इनकम इज सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। तो प्रॉपर लीगल प्रेजेंटेशन के लिए एग्जेम्प्ट इनकम को टोटल इनकम में दिखाने के बाद माइनस किया जाता है। कहता है नुमान ने 5,10,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम रिसीव की। ये अमाउंट नेट ऑफ 15% विदहोल्डिंग टैक्स है और 2 लाख की जक़ात के बाद का है। अब ध्यान देना, देखो तुम्हारे पास कुछ एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट है जो अभी तुम्हें नहीं पता। इससे माइनस हुआ होगा 15% विदहोल्डिंग टैक्स। इससे माइनस हुआ होगा 2 लाख रुपए का जक़ात का अमाउंट। ऐसा ही है। इस अमाउंट से 15% ऑफ एक्स माइनस होके 2 लाख का जक़ात का अमाउंट माइनस होके तुम्हें रिसीव कितना हुआ है? 5,10,000। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, आपको आता है ये कैलकुलेट करना कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 2 लाख यहां माइनस हो रहा है, इसको यहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5,10,000 प्लस 2 लाख। और फिर इस अमाउंट को अगर मैं 100 मान लूं तो इसी का 15 इसमें से माइनस हुआ है, यानी कि ये जो रिमेनिंग है ये 85 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आपके पास आया इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करके 85 से डिवाइड कर देंगे।
ये समझ आ रहा है हर किसी को कि ये मैं क्या रॉकेट साइंस चला रहा हूँ। मैंने कहा 5 लाख के अमाउंट में पहले तो तुम ज़कात ऐड कर दो तो तुम्हारे पास ज़कात से पहले वाला प्रॉफिट ऑन डेट का नंबर आ जाएगा। अब 100 रुपए की अगर प्रॉफिट ऑन डेट है और उसमें 15 का टैक्स डिडक्ट हुआ है तो यानी कि नेट अमाउंट जो है वो 85 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेट अमाउंट को 85 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल अमाउंट पे आ जाऊंगा। और अगर मैंने सही किया होगा तो 5,10,000 प्लस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85, ये बन रहा है 835,294। अगर मैंने सही किया होगा ना तो ये इक्वेशन टाई भी करेगी। देखो 835,294 पे अगर मैं 15% लगाऊं तो ये आता है 125,294 और 835,294 से 125,294 और 2 लाख माइनस करेंगे तो 5,10,000 ही बन रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास एफटीआर की इनकम कितनी है? 835,294। अच्छा, सवाल मेरा यहां तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ चूंकि इस सवाल में एफटीआर इनकम आई है तो मैं आपको टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना बता देता हूं। एग्जाम में मैं ये काम ना करता, लेकिन हम तो अभी सीखने के लिए बैठे ना, तो हम टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करते। पहले हम देखेंगे कि बंदा सैलरीड या नॉन सैलरीड। तो सैलरी कितनी थी इसकी? 2438। इसको डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम से। टैक्सेबल इनकम कितनी है इसकी? 2794। मल्टीप्लाई नहीं बस। तो 2438 डिवाइडेड बाय 2794, ये आ रहा है हमारे पास 87%। और चूंकि ये 87% आ रहा है तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये बंदा सैलरीड है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम स्लैब रेट से। तो टैक्सेबल इनकम इसकी कितनी थी? 2794। स्लैब रेट पर आए, सैलरी इंडिविजुअल के स्लैब रेट पर आए तो 2794 फॉल करता है इस स्लैब में। 2794,000 ये फॉल कर रहा है इस स्लैब में। तो माइनस 2.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 23% प्लस 1,16,000, ये आ गया 252,620। अच्छा, अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे याद आ रहा है कि यहां पे एक एग्जेम्पशन भी अप्लाई होगी। हमने टैक्स क्रेडिट टैक्स एग्जेम्पशंस वाला चैप्टर कवर किया था। इसमें एक नया टैक्स क्रेडिट ऐड हुआ था जो अगेन इसी दफा ऐड हुआ है, लास्ट ईयर तक ये कोर्स का पार्ट नहीं था। दैट वाज टैक्स क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो हाउसिंग कॉस्ट। टैक्स क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन। क्रेडिट को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, वैसे तो हम ये चैप्टर पूरा रिवाइज करेंगे लेकिन चूंकि सवाल में आ गया है। इसमें यह था कि अगर एक इंडिविजुअल कोई प्रॉफिट ऑन डेट, कोई शेयर इन रेंट, कोई शेयर इन एप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ हाउस पे करे किसी ऐसे लोन से जो उसने शेड्यूल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी से लिया हो, और लोन को यूटिलाइज करे एक हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, वन पर्सनल हाउस को, तो इससे ये टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर इस सवाल में हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉय थे। ये जो नोमान था ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी का एम्प्लॉय था और इसने जो 5 मिलियन का लोन लिया था इस पे एक्चुअली 6% का इंटरेस्ट दिया था और वो लोन इसने अपने घर को खरीदने के लिए लिया था। सारी कंडीशंस पूरी हो रही है। कंडीशन क्या क्या है? एक इंडिविजुअल प्रॉफिट ऑन डेट पे करे हाउस लोन के लिए, किसको? किसी बैंक को
किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, स्टैट्यूटरी बॉडी को, या पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो पब्लिक कंपनी वाली शर्त तो पूरी हो गई, हम पब्लिक कंपनी के एम्प्लॉय थे, हमें अपने एम्प्लॉयर से लोन मिल रहा था। लोन क्यों लिया गया? द लोन इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ वन पर्सनल हाउस। हमने भी घर खरीदने के लिए लोन लिया था। अब टैक्स क्रेडिट कितना है? ए अपॉन बी इंटू सी। ए अपॉन बी तो एवरेज रेट कैलकुलेट होता है, और सी है लोअर ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। तो यहां पर ये टैक्स क्रेडिट भी अलाउ होगा। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली हमने स्लैब रेट से। अभी एफटीआर का टैक्स नहीं, क्योंकि टैक्स क्रेडिट एफटीआर के बाद सॉरी, एफटीआर का टैक्स टैक्स क्रेडिट के बाद आता है। तो पहले मैं लेस करूंगा टैक्स क्रेडिट ऑन हाउसिंग लोन। ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर में रखेंगे टैक्स लायबिलिटी, डिनोमिनेटर में रखेंगे टैक्सेबल इनकम 2794000 मल्टीप्लाई बाय लोअर ऑफ व्हाट? लोअर ऑफ टू थिंग्स, टोटल प्रॉफिट ऑन डेट पेड। टोटल प्रॉफिट ऑन डेट पेड, हमने कितना प्रॉफिट ऑन डेट पे किया है? सर हमने 1 अप्रैल पे 5 मिलियन का लोन लिया था, और हमने लोन पे एक्चुअली 6% का इंटरेस्ट पे किया था। हमने लोन पे एक्चुअली 6% का इंटरेस्ट पे किया था। तो ये आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन, 6%, 3/12। देखो 5 मिलियन का लोन था, 6% का इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया था, और 1 अप्रैल पे। तो 1 अप्रैल से 30 जून, अप्रैल मई जून 3 महीने बनते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर ये कैसा सवाल है? अच्छा, ये सवाल ना, जब ये सवाल पूछा गया था ना, जब ये सवाल पूछा गया था, तब ये टैक्स क्रेडिट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तब ये टैक्स क्रेडिट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये टैक्स क्रेडिट तो अभी पिछले साल लॉ का पार्ट बना है। तो एग्जामिनर ने जब सवाल बनाया था तो उसको नहीं पता था कि ऐसा कोई क्रेडिट आ जाएगा, तो इसलिए उसने कंसिडर नहीं किया था। लेकिन हम आज की तारीख में सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको अकाउंट फॉर करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट ऑन डेट मैंने लिया 5 मिलियन का 6% मल्टीप्लाई बाय 3/12, और दूसरी लिमिट क्या है? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यहां लिखी है 2794000। तो 5 मिलियन का 6% मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये आ जाएगा 75,000। 2794000 का 30%, ये आ जाएगा 838,200। इन दोनों का लोअर ले लेंगे तो ऑब्वियसली 75,000। अब स्लैब रेट की लायबिलिटी से ये माइनस करने के बाद ये आ जाएगी हमारी लायबिलिटी नेट ऑफ क्रेडिट। तो 252,620 माइनस 75,000, ये आ गया 1,77,620 टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ क्रेडिट। अब इसमें ऐड होगा फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये रहा 1,25,294, 8,35,294 का 15%, 835,294 का 15%, 835,294 का 15% वही आएगा जो हमने ऊपर लिखा था 125,294। ये आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। सर ये इतनी सारी लाइनें क्यों बनाई है? बताता हूं। 177,620 प्लस 125,294, ये आ गया 302,914। अब ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब प्रॉफिट ऑन डेट पे तो 15% का जो टैक्स था, इंटरेस्ट इनकम पे जो 15% का टैक्स था, वो तो विदहोल्ड हो गया था ना, तो वो माइनस कर देंगे लेस विदहोल्डिंग टैक्स, वही 1,25,294। तो अब ये आ जाएगा आपके पास टैक्स पेबल।
टैक्स क्रेडिट जो है वो इंडिविजुअल के ही सवाल में, कंपटीशन के सवाल में ही आपसे पूछ सकता है, कोई भी टैक्स क्रेडिट। 302914 माइनस 125294, ये आ गया 177620। तो यहाँ तक फाइनली हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये सवाल अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। देखिए, टैक्स क्रेडिट वो सैलरी के सवाल में भी पूछ सकता है, बिजनेस के सवाल में भी पूछ सकता है, किसी भी और सवाल में पूछ सकता है। तो टैक्स क्रेडिट तो वो किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ मिला के पूछ सकता है। तो यहाँ तक हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड कंप्लीट हुआ जाता है। अब अगला एरिया हमारे एजेंडा में कैपिटल गेन का है। इस सवाल में वैसे ये सारी चीजें मांगी नहीं थी, सवाल में टैक्सेबल इनकम तक मांगी थी, लेकिन चीजें अच्छी थी तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाई है। देखें, विदहोल्डिंग टैक्स जो आपका लगता है ना, ये आपका टैक्स गवर्नमेंट ने एडवांस में ले लिया। तो पहले आपने विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट को अपनी टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनाया, यानी फाइनल टैक्स को अपनी टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बनाया, ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। और ये तो गवर्नमेंट आपसे ऑलरेडी ले चुकी है, तो आपने ये माइनस करके फिर टैक्स पेबल कैलकुलेट किया। सर, आज का टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आज के एजेंडा में हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैपिटल गेन था, लेकिन परेशान ना हो कि हमने अभी कैपिटल गेन स्टार्ट भी नहीं किया और हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, क्योंकि कैपिटल गेन के हेड को रिवाइज करने में इतना कोई टाइम लगेगा नहीं और उसके कोई इतने ज़्यादा सवाल है भी नहीं। तो आज की क्लास में एक्सटेंड नहीं कर रहा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कल हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल जो है ना, हम पहले कैपिटल गेन हार्डली वो 1 घंटे में कवर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हार्डली आधा घंटा, और फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखिए, जो हमारा टेंटेटिव प्लान था वो 5 दिनों का था, लेकिन ये मेरे पास मतलब मुझे पहले ही मालूम था कि ये 5 दिनों में हम सारा कुछ रिवाइज कर नहीं कर पाएंगे, हमें 1-2 दिन मैनेज करना पड़ेगा। तो कल के दिन में हम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस कॉन्सेप्चुअली कवर कर रहे होंगे। परसों जो है हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल्स करेंगे। तरसों इनकम फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ ईओपी और बाकी एरिया कवर करेंगे। और सैटरडे का पूरा दिन जो है वो इंशाल्लाह हम सेल्स टैक्स को अलॉट कर रहे होंगे। और ये जो भी आज की नोटिंग्स हैं, हैंडआउट वगैरह, ये मैं सारी चीज़ें ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ग्रुप वगैरह भी शेयर कर दूंगा, और जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो कल फजर तक अपलोड हो जाएगी। तो आज की अपनी इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस और इनकम फ्रॉम बिजनेस कॉन्सेप्चुअली तो रिवाइज कर ही लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकता है कल इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक आधा ही हो सके, अदरवाइज वो कल परसों कर रहे होंगे। थैंक यू। जी शर्मीन, बिल्कुल आपने सवाल के सवाल, ये पास पेपर के तो सवाल करवाया है।